हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, then give me a big fat thumbs up or a big red heart in the chat section so that we can start today's beautiful session up, जहां पर हम लोग किंगडम फंजाई की डिस्कशन को शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ किंगडम फंजाई को समझ लेंगे एंड कल हम लोग किंगडम फंजाई की क्लासिफिकेशन को भी जान चुके होंगे। यानी कल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 99% आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका होगा। एंड उसके बाद वायरस, वायरॉइड एंड प्रायन की एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा, बिकॉज हमारा मकसद था कि हम जब नेक्स्ट वीक में एंटर करें तो हमारे चैप्टर प्लांट किंगडम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन दिस वेरी वीक। सो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि सारी चीजें हम लोग प्यार से समझते चलें, एक एक करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिकोड करते चलें और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते चलें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम दिमाग में सेट हो जाए। किसी भी प्रकार का पेपर आए आप क्वेश्चंस को बना पा रहे हो। तो एक बार अपनी हाजिरी लगा दीजिए। क्या सब कुछ ठीक है? सुस्वागतम, वेलकम टू दिस सेशन। सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। क्या बात है यार। आइए, मैं लंबा नहीं हुआ हूं, नीचे प्लेटफॉर्म लगा हुआ है मेरे भाई, है ना। तो मेरी हाइट अचानक से एक रात में बढ़ नहीं गई है। आई एम टेकिंग दिस क्लास फ्रॉम स्टूडियो बिकॉज हमारा माइक कल खराब हो गया था, हुआ भी था या नहीं ये आप ही जानो। लेकिन कल क्लास में काफी सारे कमेंट्स आए थे कि सर आवाज नहीं आ रही है, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आज की क्लास को कैंसिल करना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई केम टू द स्टूडियो और यहां से हम लोग क्लास ले रहे हैं। ऑल राइट, आ जाओ। ऑल राइट एवरीवन, कल आईओसी की क्लास है, कोई बात नहीं, हम परसों ले लेंगे, संडे को ले लेंगे, जैसे भी हमारा प्लानर एडजस्ट हो पाएगा वी विल टेक द क्लासेस, सो डोंट वरी। लेकिन इस वीक हम लोग कुछ भी करके अपने इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे, है ना। वो हम लोग जो है डिसाइड कर लेंगे, नो इश्यूज। क्या मेरे दोस्त हम लोग किंगडम फंजाई को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? इफ यस, एक बार तुनिक तुनिक इन द चैट सेक्शन प्लीज, एक बार अपने रिस्पॉन्सेस जाहिर कर दीजिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें और हम हमारे चैप्टर की ओर एक नया कदम बढ़ा सकें। सब कुछ ठीक है? बहुत बढ़िया यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आइए, तो कल हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत बातें कर चुके थे, बट सिंस कल का लेक्चर हमने डिलीट करवा दिया है तो हम दोबारा से इस किंगडम की पढ़ाई शुरू कर देते हैं, किंगडम फंजाई की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और मैं आपको आपके आसपास रहने वाले कुछ फंगस से मिलवा देता हूं। इन फंगस को आपने या तो कभी ना कभी देखा होगा या इनके बारे में आपने सुना होगा। लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये वाला फंगस आपने अपने आसपास कहीं देखा हुआ है? क्या ये फंगस कहीं सुनेला लगता है? यस गुरुजी, ये तो संतरा को सड़ा रहा है, संतरा को रॉट कर रहा है। तो इस फंगस का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस फंगस का नाम हो जाएगा गुरुजी ऑरेंज रॉट। ऑरेंज को यानी संतरा को रॉट कर देने वाले फंगस को आप प्यार से क्या कहेंगे? गुरुजी हम इसे ऑरेंज रॉट कहेंगे। आपको पता है फंगस जो है, फफूंद जो है, वो अलग अलग खाने पीने की चीजों को सड़ा सकती है, क्योंकि फंगस आपको पता है खुद तो खाना बना नहीं सकती, हेटरोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होगी। तो अलग अलग खाने पीने की चीजों पर जो चीजें सड़ रही हैं उन पर जाकर ये ग्रो करती हैं और उन्हें और सड़ा देती हैं, उनकी क्वालिटी और डिग्रेड कर देती हैं। तो ये जो आपकी संतरा है, इसको मेरे भाई डिग्रेड करने वाले इस फंगस का नाम क्या है? ऑरेंज रॉट। और इसी प्रकार से ये जो आपकी ब्रेड का टुकड़ा है, इसको सड़ाने वाली जो फफूंदी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड को सड़ाने वाली फंगस क्या हो जाएगी? ब्रेड मोल्ड। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये मोल्ड शब्द आपका कहीं सुना हुआ है? यस गुरुजी, ये जो मोल्ड शब्द है ये हमारा सुना हुआ है। आपने एक लेक्चर पहले ही मोल्ड के बारे में हमको बताया था। हमने ये मोल्ड शब्द सुना था स्लाइम मोल्ड के लिए, और मैंने आपको बताया था ये जो स्लाइम मोल्ड है ये भी फंगस जैसे होते हैं। स्लाइम मोल्ड भी क्या बना रहे थे? स्पोर्स बना रहे थे, जो हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फंगस भी क्या करते हैं? मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। स्लाइम मोल्ड में आपको एक फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिल रही थी, फंगस में भी आपको क्या देखने को मिलेंगी? फ्रूटिंग बॉडीज देखने को मिलेंगी। तो क्या मेरे दोस्त ये जो आपके स्लाइम मोल्ड थे ये फंगस की तरह बिहेव कर रहे थे? एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफिटिक थे। पेड़ की टूटी हुई डंडियों पे यानी टहनियों पे, पत्तियों पे, इन पे ग्रो कर रहे थे। दे वर सेप्रोफिटिक, वो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं। और क्या हमारा ये जो ब्रेड मोल्ड है, ये जो फंगस है, क्या ये भी गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो कर रहा होगा? बिल्कुल सर। तो यहां पर स्लाइम मोल्ड में और ब्रेड मोल्ड में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिली, बिल्कुल देखने को मिली सर। पहला, ये सेप्रोफाइट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें भी असेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फंगस में भी फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगी, जैसे आपको स्लाइम मोल्ड में देखने को मिल रही थी। तो यह आपका ब्रेड मोल्ड हो गया, इसको प्यार से आप राइजोपस कहते हैं।
तीसरा, ये जो मेरे भाई आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसे हम गांव में सांप की छतरी कहते हैं, है ना। हालांकि इसके नीचे सांप बैठता नहीं है, पर किसी जमाने में किसी ने इसे सांप की छतरी कह दिया। ये जो सांप की छतरी है, इसका नाम क्या है? मिस्टर मशरूम। सब्जी भी बनती है मशरूम की, मार्केट में मिलता है, एडिबल है, खाया जाता है और बहुत न्यूट्रिशियस है। अगर आप मशरूम की सब्जी नहीं खाते हैं तो बिल्कुल खाइए। यस, एंड मशरूम को इनफैक्ट सब्जी कहना भी गलत होगा, क्योंकि इट्स नॉट अ वेजिटेबल, इट्स अ फंगस। तो आप इसे मशरूम की फफूंदी कहिए, मशरूम की सब्जी मत कहिए। ये जो मशरूम है एडिबल होता है। एंड मेरे दोस्त, इसका साइंटिफिक नाम जो है ये क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है अगेरिकस। इसका साइंटिफिक नाम है अगेरिकस। यहां पर आपको पेड़ पे कुछ ऐसी पट्टियों जैसे स्ट्रक्चर उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपके पट्टियों जैसे स्ट्रक्चर हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इनको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इनको कहा जाता है डिस्क लाइक फंगस, या इन्हें कहा जाता है ब्रैकेट फंगस। इनको क्या कहा जाता है? ब्रैकेट फंगस या ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है। ये आपके पेड़ों पर उगते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप कभी पहाड़ियों पर घूमने गए हैं तो आपको पेड़ों पे येलो कलर का या व्हाइट कलर का ऐसा पैच, ऐसा धब्बा सा देखने को मिलता है। इसको हम पता है क्या कहते हैं? लाइकन। एल्गी और फंगस की एसोसिएशन होती है ना लाइकन, वो एक्चुअल में ऐसी दिखाई देती है। दिस इज द लाइकन, राइट। तो लाइकन में भी आपको पता है एल्गी प्लस फंगस होता है, तो फंगस तो यहां पर भी है, लाइकन की फॉर्मेट में पाया जा रहा है। ये भी आपकी एक बहुत ही प्यारी स्ट्रक्चर है जो आपको ऐसे इलाकों में देखने को मिलती है जहां पॉल्यूशन कम होता है। आप कहीं पहाड़ी वगैरह पर घूमने जाएंगे ना, आप किसी जंगल वाले इलाके में घूमने जाएंगे, वहां पर आपको ये लाइकन दिखाई देता है, क्योंकि इन पहाड़ी वाले इलाकों में, उन जंगली इलाकों में जो आपकी गाड़ियां हैं ये काफी कम होती हैं, तो वहां पर उतना ज्यादा प्रदूषण होता नहीं है। द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी लेस। तो वैसे इलाके जहां पॉल्यूशन काफी कम होता है, वहीं पर आपको ये लाइकन उगता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपका लाइकन है, पैच जैसा स्ट्रक्चर है। ये आपको मशरूम जैसा ही दिखाई दे रहा होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो मशरूम ही है। नहीं मेरे भाई, ये मशरूम नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? टोड स्टूल। और ये जो टोड स्टूल है मेरे भाई, ये जरूरी नहीं कि आप खा पाए, क्योंकि ये जो टोड स्टूल है इट कैन बी पॉइजनस ऑल्सो। ये जो है जहरीले भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप टोड स्टूल खाएं तो आप आखिरी बार टोड स्टूल को खा रहे हो। दे मे बी पॉइजनस। फॉर एग्जाम्पल अमेनिटा। अमेनिटा नाम का एक टोड स्टूल है जो कि पॉइजनस होता है। नीट 2014 का सवाल है। अमेनिटा नाम का एक फंगस है जो कि आपका टोड स्टूल कैटेगरी का मेंबर है, ये पॉइजनस होता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी मशरूम जैसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि उसको किसी स्पेशलिस्ट ने पहले देखा हो, राइट। जो मार्केट में मशरूम बिकते हैं दे आर एडिबल, 100% गारंटी है कि वो एडिबल है। जो मशरूम के विशेषज्ञ होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो नॉन एडिबल मशरूम को अलग कर देते हैं और एडिबल मशरूम्स को मार्केट में ला करके बेच देते हैं। अगर मेरे दोस्त आप ये गलती कर गए, इसे मशरूम समझ के खा गए, तो मेरे भाई हीरा बेटे वो वाला सीन तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। खून की उल्टी हो जाएगी, सूर्यवंशम फिल्म की तरह, है ना। पर तुम जहरीली खीर नहीं, जहरीला मशरूम खा करके मर जाओगे। टेक्निकली इट्स नॉट मशरूम, इसे टोड स्टूल कहा जाता है, अलग ही कैटेगरी है। इसके अलावा आपको ये गोल मटोल चीज दिखाई दे रही है ना, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये जो मशरूम है इसका टुंडा बहुत बड़ा है ना, ऊपर जो है छोटा गोल मटोल सा स्ट्रक्चर है, इसकी टुंडी लंबी सी है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये टुंडा छोटा है, आपका गोल मटोल बॉल जैसा स्ट्रक्चर ऊपर देखने को मिल रहा है। इन्हें क्या कहा जाता है? ये पफ जैसे स्ट्रक्चर हैं, बॉल जैसे स्ट्रक्चर हैं। जैसे गुदगुदे से खिलौने आते हैं ना बच्चों के, जिनमें बाल वाल लगे रहते हैं, हेरी से स्ट्रक्चर, कोई टेडी बियर सा है, गोल मटोल सा है ना, गोलू मोलू, वैसा आपका स्ट्रक्चर है। इन्हें क्या कहा जाता है? पफ बॉल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पफ बॉल कहा जाता है। और ये पफ बॉल जो है इट कैन ऑल्सो बी पॉइजनस, ये भी जहरीली हो सकती है। तो क्यूट बनने के चक्कर में ये मत खा जाना, है ना, कि क्यूट बनेंगे, रोनाल्डो बनेंगे, मौसी बनेंगे, इधर है ना, क्यूट फंगस खाएंगे। हो सकता है आखिरी बार ही फंगस खा रहे हो, है ना। गलत फंगस का चक्कर, सीधा मौत से टक्कर। तो गलती से भी फंगस जो है अपनी मर्जी से मत खा लेना मेरे भाई, क्या ना। अगर आपको खाना है मशरूम वगैरह,
किसी स्टैंडर्ड जगह से पैकेज्ड मशरूम खरीदिए और घर पे ला करके मम्मी जी के हाथों में दीजिए, अच्छे से धोइए, काटिए, पकाइए, फिर खाइए। सीधा जाकर के घास में मुंह मत मारने लग जाइए कि हाँ भैया सर ने तो बताया था बहुत न्यूट्रिशियस है, लाल वाला खाऊंगी, है ना, लड़की गई मैं तो पिंक वाला खाऊंगी, फेवरेट कलर का खा गई, वहीं पे मुंह से झाग निकले हुए निरमा के, वॉशिंग पाउडर निरमा के झाग मुंह से निकल गए, वहीं पर खेला खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। तो कलर वलर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि पिंक खाऊंगा, ग्रीन खाऊंगा, हरा खाऊंगा, नीला खाऊंगा, ऐसा नहीं, है ना। जो नॉर्मल विशेषज्ञ ने आपको पकड़ा दिया है सिर्फ उसी को आप खा सकते हैं। ये आपके आसपास पाए जाने वाले कुछ फंगस हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? एक और बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि आपके आसपास किस किस प्रकार की फफूंदी देखने को मिलती है। सबसे पहले ऑरेंज रॉट जो संतरा को सड़ा देता है, उसके बाद ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड को सड़ा देता है, उसके बाद अगेरिकस यानी कॉमन मशरूम जो आप खा सकते हो, टोड स्टूल जो कि आप नहीं खा सकते, दे आर नॉट वेरी मच एडिबल। कुछ ऐसी स्पीसीज है जो एडिबल होती हैं, ज्यादातर हानिकारक ही होती हैं, पॉइजनस ही होती हैं, जैसे कि अमेनिटा, इसको आप नहीं खा सकते। यह है आपका ब्रैकेट फंगस, जैसे पेड़ के तने पे छोटी छोटी डिस्क लगी हुई हो, इस प्रकार का आपका ये फंगस देखने को मिलता है। लाइकन का पैच आपको यहां पर देखने को मिला और गोलू मोलू गोल मटोलू आपको पफ बॉल देखने को मिली। यहां तक की बातें सबको चमक गई। एक बार तुनिक तुनिक इन द चैट सेक्शन। नोट नहीं करना है, एक आधी बात नोट कर लो कि ऑरेंज रॉट इज ऑल्सो फंगस, ब्रेड मोल्ड इज ऑल्सो फंगस, मशरूम को अगेरिकस कहते हैं, दिस इज एन एडिबल फंगस, टोड स्टूल जो है इट इज अ पॉइजनस फंगस, डिस्क लाइक फंगस को ब्रैकेट फंगस कहा जाता है। लाइकन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको चाहे नोट मत करना। पफ बॉल जो है ये भी पॉइजनस हो सकते हैं, सिर्फ इनका नाम नोट करना है, ये सिर्फ आपको दिखाए हैं कि आपको कल को आपके घर के आसपास अगर कोई फंगस दिख जाए तो आप उन पर बेटर स्टडीज कर पाए, इसीलिए बस आपको एक बार इनकी शक्ल दिखा दी है। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब मेरे दोस्त, कुछ ऐसी बातें जो हमें पहले से पता हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा विमर्श कर लेते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या हमें किंगडम फंगस के बारे में पहले से कई सारी बातें पता है? यस गुरुजी। मुझे यह बताओ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में पाए जा रहे थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया में किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होंगे? गुरुजी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो क्या ये जो किंगडम फंगस हैं इसके ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं? यस गुरुजी, इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूकैरियोट्स इन नेचर, दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर। एंड यूकैरियोटिक का सीधा साधा सा मतलब है कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाएंगी। बच्चा बच्चा यूकैरियोट की डेफिनेशन जानता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो जो मोनेरा के मेंबर्स थे ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे और जो आपके किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर थे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। किंगडम फंजाई में ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। एक आधा कोई एक्सेप्शन हो भी सकता है, तो आप कहते हैं दे आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, दे आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस। तभी ये फ्रेगमेंटेशन दिखा सकते हैं। फंगस हमने पढ़ा था चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में, फ्रेगमेंटेशन दिखा रहे थे। तो ये मोस्टली मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस हो सकते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। आपको पता है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट कैसा है मेरे भाई? ये आपका यूनिसेलुलर है। ईस्ट जो है इट इज नॉट फिलामेंटस, ये कैसा हो जाएगा? आपका यूनिसेलुलर हो जाएगा। इस ईस्ट का साइंटिफिक नाम क्या है? गुरुजी ये जो ईस्ट है आपने बताया था इसका साइंटिफिक नाम है सैकेरोमाइसिस। ये जो आपका ईस्ट है इसका साइंटिफिक नाम क्या है? सैकेरोमाइसिस। अब ये जो सैकेरोमाइसिस है ये एकदम आपके बेस्ट फ्रेंड जैसा है। जैसे ही आपको बाहर ले जाएगा आपके घर के, आपके साथ जो है बुरी बुरी बातें करेगा, आपको गंदी गंदी सलाहें देगा, आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, आपको गलत रास्ते पे ढकेलेगा। लेकिन जैसे ही आपके घर में आएगा, आपकी मम्मी को देखते हैं, पापा को देखते हैं, प्रणाम आंटी, प्रणाम माताश्री, आप तो देवी तुल्य है मेरे लिए, ऐसी बातें करेगा, एकदम संत बन जाएगा, है ना। तो ये जो है सैक्रोमाइसिस, ये भी दो तरीके का व्यवहार शो करता है। जब दिन का टाइम होता है, जब इसको पता है मम्मी पापा आ सकते हैं मुझे देखने के लिए, कहीं मुझे गलत काम करता ना देख लें, गलत धंधा करता ना पकड़ लें, तो ये दिन में क्या करता है? इसे बेकर्स ईस्ट कहा जाता है। और बेकर्स ईस्ट है तो क्या करेगा? बेकर्स ईस्ट है तो बेकरी पे काम करेगा।
यानी इसी सैक्रोमाइसिस को हम लोग बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और ये बेकर्स ईस्ट क्या करता है? इट मेक्स ब्रेड, यानी कि मेरे दोस्त ये क्या बनाता है? ब्रेड बनाता है। दिन में ब्रेड बनाता है। घर वाले अगर इसे देखने आए हैं कि हमारा बच्चा क्या काम कर रहा है, हमारा राजा बेटा क्या काम कर रहा है, तो उन्हें पता लगता है कि बेकरी में काम करता है, ब्रेड बनाता है, पाव बनाता है, पाव भाजी का पाव जो है सप्लाई करता है, पेटीज बनाता है, ब्रेड बनाने का काम कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही इसके घर वाले सो जाते हैं या अपने असली धंधे पे, असली कारनामों पे आ जाता है और दारू की भट्टी पे चला जाता है रात के टाइम, तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। ब्रीवर्स ईस्ट में ब्रीवर का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू ब्रिवरी इंडस्ट्री, यानी शराब वाली इंडस्ट्री के अंदर जो है ये चला जाता है। इट मेक्स अल्कोहल लाइक बियर, बियर वगैरह बनाता है ना। तो रात को गंदे गंदे काम करता है, दारू की भट्टी पे काम करता है, लेकिन दिन में अपने घर वालों को दिखाने के लिए, शरीफ बनने के लिए, रोनाल्डो मौसी बनने के लिए ब्रेड बनाता है, बेकरी पे काम करता है। तो गंगाधर ही शक्तिमान है मेरे भाई। जब इसको लोग देख रहे होते हैं, जब ये भीड़ में होता है, तो नहीं अपनी पहचान बताता। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक नॉर्मल टीचर की तरह बिहेव कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता है मेरी नाइट ड्यूटी लगती है एज अ बैटमैन। पर यह बात मैं दुनियादारी को नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे एक सुपर ह्यूमन, एक सुपरमैन की नजर से देखें, है ना। मैं चाहता हूं कि लोग जो है मुझे एक आम इंसान की नजर से देखें। इसीलिए मैं मास्क लगा करके चला जाता हूं ऐसे उड़ करके, है ना। कि मेरी बाइक जो है खराब होने गई है, बैट मोबाइल जो है खराब हो गई है, इसीलिए मैं जो है अभी उड़ के ही ट्रेवल कर रहा हूं, सुपरमैन के कंधे पे बैठ के। इसी प्रकार से ये जो है, इसको भी नहीं चाहिए कि कोई इसको पहचाने या फेमस हो जाए, इसीलिए दिन में ब्रेड बनाता है जब इसको लोग देख रहे होते हैं। रात को जब लोग नहीं देख रहे होते हैं, तो शराब की भट्टी पर जाकर जो है वहां पर शराब बनाने लगता है। तो मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। और देख लो मेरे भाई, इनकी सेल वॉल किसकी बनती है? फटाफट बताओ, चैट सेक्शन को भर डालो। हम तो ये डे 1 से पढ़ रहे हैं कि सेल वॉल ऑफ फंगस किस चीज की बनेगी। गुरुजी, सेल वॉल जो है फंगस की, किस चीज की बनेगी मेरे भाई? ये बनेगी काइटिन की। और शुगर्स भी होती हैं इसमें, तो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड आप यहां पर लिख सकते हो। ये आपकी मेन कॉम्पोजिशन है, मेन कंपोनेंट है, जो कि आपको देखने को मिलता है इन फंगस। पाए कहां पर जाते हैं भैया? कहीं भी पाए जा सकते हैं। बताओ भैया, अभी मैं एक साफ सुथरे स्टूडियो में खड़ा हुआ हूं, जहां पर कोई फफूंदी नहीं है, पर क्या मेरे स्टूडियो में आपको फफूंदी देखने को मिल सकती है? क्या मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ा रहा था कि बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर लिटरली फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं मेरे भाई। हवा में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं, सॉइल पे पाए जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि ये सेम लाइन आप फंगस के लिए भी पढ़ रहे होंगे, दैट फंगस इज ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन। अब आप कहेंगे कि सर आपका कमरा तो साफ सुथरा है, आपका स्टूडियो तो साफ सुथरा है, यहां तो फफूंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेट से मैंने यहां पर अपने टेबल पे एक टुकड़ा ब्रेड का रख दिया और 5 दिन तक उस टुकड़े को पड़ा रहने दिया, तो क्या मेरे भाई इस ब्रेड के टुकड़े पर फफूंदी जमा हो जाएगी, फंगस जमा हो जाएगी? बिल्कुल जमा हो जाएगी सर, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यानी अल्टीमेटली आपने क्या किया? आपने फंगस की कॉलोनी बनवाई। अब फंगस का साइज बहुत छोटा है, तो ये नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देता। अगर हमारे आसपास भी पड़ा होगा तो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन जब ये फंगस, हजारों लाखों फंगस एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ब्रेड का टुकड़ा है, इसको मैंने रख दिया 4-5 दिन के लिए, इस पे फफूंदी जमा होती हुई दिखाई दे जाएगी। फंगस की कॉलोनी बन गई है तो मुझे दिखाई दे जाएगी। मैंने अपने टेबल पे एक संतरा रख दी, ये संतरा मुझे सड़ती हुई दिखाई दे जाएगी। तो अल्टीमेटली एक फंगस मुझे अभी अपने कमरे में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब मैं संतरा रख दूंगा और वो संतरा खराब होने लगेगी, तो मेरे कमरे में थोड़ी बहुत जो फंगस है वो संतरा पे आके बैठ जाएंगी और फिर डिवाइड करने लगेंगी, रिप्रोड्यूस करने लगेंगी, और मेरे दोस्त हजारों लाखों फंगस इस पर्टिकुलर संतरा पे बैठ जाएंगी, तो मुझे दिखाई भी देने लगेंगी, एविडेंटली विजिबल भी हो जाएंगी। इसीलिए आप कह सकते हो कि ये जो फंगस है मेरे भाई, इट इज कॉस्मोपॉलिटन। इसीलिए आप कह सकते हो फंगस आर cosmopolitan, that is they are present everywhere, ये हर जगह पर पाए जाते हैं। अब ये फंगस हर जगह पाए जाते हैं मेरे भाई, लेकिन एक बात गौर फरमाने की है, क्या इनकी फेवरेट प्लेस वार्म और ह्यूमिड है? मेरे भाई आपकी बॉडी इतनी बड़ी है, फिर भी आपको दाद, खाज, खुजली की परेशानी कहां होती है? उंगली के बीच में।
यहां बगल में गर्दन की स्किन जहां टकरा रही है, यहां पर ये नाक का ठुल्ला जहां पे टच हो रहा है, ये दोनों स्किन टकरा रही है यहां पर, इन जगहों पर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए जो गर्दन है ये आपस में टकरा रही है, तो इस दौरान जब स्किन्स आपस में टकराएंगी तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हीट पैदा होगी, क्या इस इलाके में गर्मी होगी? बिल्कुल। और इस इलाके में जहां दो स्किन्स टकरा रही हैं पसीना भी ज्यादा आएगा। तो क्या आपको फंगल इन्फेक्शन वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे जहां पर मॉइस्चर है, पानी है, क्या उस जगह पर देखने को ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल सर। और बाकी तो मेरे भाई आप जहां पर भी इस प्रकार से फंगस को फैला लोगे, भाई मेरे को यहां पे खुजली है, मैंने ऐसे ऐसे खुजाया और यहां पर फिर खुजा लिया है ना, तो मेरे भाई यहां पे भी फंगस पहुंच जाएगा। लेकिन प्रेफरेबली ये कहां ग्रो करता है? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करता है। क्या ये बात सबको रेफरेंस से समझ में आ गई? भाई आपकी बॉडी में भी तो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना, ये जो बीमारियां हैं कौन कॉज कर रहा है? फंगस ही तो कॉज कर रहा है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है क्या वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे होते हैं। प्लस एक और बहुत अच्छी टेक्निकल बात बताता हूं भाई, आपने समझ लीजिए आइसक्रीम खाई या आपने लेट्स से एक फ्रूट खाया, एक फ्रूट है आपने आधा काटा, आधा फ्रूट खा लिया, आधा आपने फ्रिज में रख दिया। अगर समझ लीजिए मेरे पास एक एप्पल है या एक संतरा है, उस संतरा को मैंने आधा छील करके बाहर रख दिया है डाइनिंग टेबल पे, तो क्या वो जल्दी सड़ जाएगा? बिल्कुल सर। और अगर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है तो क्या वो नहीं सड़ेगा? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि फ्रिज में वार्म कंडीशन है ही नहीं। मैंने आपको बताया कि फंगस कहां ग्रो करती है? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। अब मेरे भाई जो फ्रिज है, जो फ्रीजर है, इसमें तो वार्म कंडीशन है ही नहीं, तो फंगस ग्रो नहीं कर पाते, तो आपका खाना स्पॉइल नहीं होता। आपके खाने को सड़ा कौन रहा है? आपके खाने को सड़ा कौन रहा है? फंगस। अगर आप इसी खाने को उठा करके फ्रिज में रख दें तो फंगस तो कोल्ड कंडीशन में ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली आपका खाना खराब नहीं होगा। दैट्स व्हाई यू कीप योर फूड इन फ्रिज। जो बैक्टीरिया है वो भी कम तापमान पे एक्टिव नहीं हो सकता, तो बैक्टीरिया भी इनएक्टिव हो जाता है और फंगस भी ग्रो नहीं कर पाता, दोनों काम हो जाते हैं। राइट? तो अगर आप देखें तो फंगस जो है दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, बट दे ग्रो प्रेफरेबली, in warm and humid areas. वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। इस ह्यूमिड एरिया को आप कुछ और कह सकते हो, इस वार्म एरिया को आप कुछ और कह सकते हो। वार्म मतलब गर्म, क्या इसमें तापमान ज्यादा है? बिल्कुल। तो क्या इस एरिया को आप हॉट एरिया कह सकते हो? यस गुरुजी, हॉट एरिया कह सकते हैं, तापमान यहां पर ठीक ठाक बढ़ा हुआ होना चाहिए। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? जहां पर ह्यूमिडिटी है यानी वाटर ज्यादा है। अगर वाटर ज्यादा है तो क्या इस इलाके को आप मॉइस्ट इलाका भी कह सकते हो, जहां मॉइस्चर ज्यादा है? क्या इस इलाके को आप डैम्प इलाका भी कह सकते हो, जहां पे पानी भरेला है? यस गुरुजी। तो आपको कोई बोले कि फंगस कहां उगना प्रेफर करते हैं, आप कह दीजिए वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में, वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में, वार्म और डैम्प कंडीशन में। सारी बातें एक ही हैं। हम बचपन में पढ़ते हैं ना सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, जिन दो शब्दों का मतलब एक ही होता है। तो वार्म जो है इसके साथ आप ह्यूमिड लिख दो, मॉइस्ट लिख दो, डैम्प लिख दो, आपकी मर्जी है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग किताबों में बातें लिखी होती है, एनसीईआरटी में भी अलग अलग जगह पर डिफरेंट रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको बताया व्हाई वी कीप आवर फूड इन फ्रिज। वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, इन रेफ्रिजरेटर्स। सिंस रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? सिंस रेफ्रिजरेटर में तापमान इज कम, टेम्परेचर इज कम। अगर टेम्परेचर कम है मेरे भाई, अगर टेम्परेचर कम है, पहला फंगस कांट ग्रो, क्योंकि फंगस जो है मेरे भाई सबसे बेहतर कहां ग्रो करेगी? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। वार्म कंडीशन है नहीं, कोल्ड कंडीशन है। और दूसरा बैक्टीरिया जो है कम तापमान में हो जाता है इनएक्टिव, इसके एंजाइम्स जो हैं हो जाते हैं इनएक्टिव। तो बैक्टीरिया जो कि आपके खाने को सड़ा सकते हैं ये भी इनएक्टिव हो गए, और फंगस जो कि आपके खाने को सड़ा सकता है ये भी क्या हो गया? आपका ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो आपने अपने खाने को बचा लिया, ये बात हमने अच्छे तरीके से देख ली। एक स्पेशल फंगस का नाम बताता हूं जो आपने सुना भी होगा, जिसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं। एक ऐसा फंगस जिसने दुनियादारी को बदल के रख दिया, जिससे दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक हमको मिली। क्या आप उस फंगस का नाम बता सकते हैं? एक बार चैट सेक्शन भर डालो मेरे भाई।
क्या मेरे भाई आपको ऐसे फंगस का नाम पता है जिससे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक निकाली गई? और किन्होंने निकाली थी, अगर आप उनका नाम लिख देंगे तो आपको प्रणाम है मेरे भाई। यस, बहुत बढ़िया। पेनिसिलिन, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। तो एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम। तो एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम। ये जो फंगस पेनिसिलियम है मेरे भाई, ये जो फंगस पेनिसिलियम है, इट कैन गिव अस एन एंटीबायोटिक। इससे फर्स्ट एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करी गई, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन was extracted from it, was extracted from it, है ना। और करी किन्होंने थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी, जो कि हम आगे पढ़ते भी हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या इतनी सारी बातें हमने सीख ली? यहां पर क्या हमने बहुत खतरनाक कुछ आपको बता दिया है? सर ये सारी बातें बहुत जेनेरिक हैं। जब हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करना शुरू किया था, उसी टाइम पर आपने अलग अलग किंगडम्स के अलग अलग पॉइंट हमारे सामने रखे थे। मैंने बस उन्हीं पॉइंट्स को किंगडम फंगस में आने के बाद थोड़ा बहुत आपके सामने इलेबोरेट किया है। मैंने कोई यहां पर नई बात आपको नहीं बताई है, बहुत तगड़ा कोई मैंने यहां पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता दिया है। आपको पहले से पता था कि भैया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं, उसके बाद चाहे किंगडम प्रोटिस्टा हो, चाहे किंगडम फंजाई हो, चाहे किंगडम प्लांटे हो, चाहे किंगडम एनिमेलिया हो, उनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो यहां पर मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। यहां ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होंगे। एक आधा एक्सेप्शन है जिसका हमने नाम बताया यहां पर ईस्ट। इस ईस्ट का साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसिस। गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी ये जो सैक्रोमाइसिस है इसी को बेकर्स ईस्ट कहते हैं। यही बेकरी में ब्रेड बनाने के काम आता है, और इसी को हम ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। ये जो है दारू की भट्टी पर रात को भंगड़ा करता है और वहां पर शराब बनाने के भी काम आ रहा होता है। तो यही बेकर्स ईस्ट है, यही ब्रीवर्स ईस्ट है। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेल वॉल जो है मेरे भाई काइटिन की बनती है आपकी फंगस की। फंगस मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाते टाइम बता दिया था, इट इज कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन अपनी दाद खाज खुजली के एग्जाम्पल से आपने खुजलाते खुजलाते ये पढ़ा कि मेरे दोस्त ये जो है वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में रखते हैं, जिससे आपके खाने को ना फंगस बर्बाद कर पाए ना कोई बैक्टीरिया बर्बाद कर पाए। क्योंकि फंगस जो है ये आपका कोल्ड टेम्परेचर पे कम ग्रो कर पाएगा, बैक्टीरिया वैसे इनएक्टिव हो जाएगा। खाने को यही दो चीजें बर्बाद कर सकती हैं, आपका खाना सेफ हो गया अगर आप उसे फ्रिज में रख देते हैं तो। एंड पहली जो एंटीबायोटिक है ये आपको पेनिसिलियम नाम के फंगस से मिली, जिसका नाम था पेनिसिलिन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने हमें इस फंगस के बारे में बताया, हमें इस एंटीबायोटिक के बारे में बताया। यहां तक की चीजें चमक गई तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। यस, यहां तक की बात समझ में आ गई है। पहले थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराएंगे, डोंट वरी, है ना यार। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस, दैट्स फाइन, बट दे कैन नॉट बी फाउंड इन योर फ्रिज। अब देखो, एक बैक्टीरिया है जो कम तापमान को सह सकता है, तो बर्फों में देखने को मिलेगा ना भाई। आप तो नया फ्रिज खरीद के लेके आए हो, आपकी अंटार्कटिका से तुलना थोड़ी करी जा सकती है। जैसे एक बैक्टीरिया है, सिंपल सी बात है दोस्त, एक बैक्टीरिया है जो कि एसिड में रह सकता है, उसको अगर मैं पकड़ के लेके आऊंगा और एसिड में डाल दूंगा तो वो जिंदा रह जाएगा, ये मैं कहना चाहता था। ऐसा थोड़ी है कि वो दुनिया के हर एसिड में पाया ही जाएगा, पाया जा सकता है और पाया जा रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। अब मेरे भाई कोई बैक्टीरिया है, वो अंटार्कटिका में बर्फ में पड़ा हुआ है, मस्त एकदम बर्फ की सिल्ली पे लेटा हुआ है, सुबह सुबह आइसक्रीम खा करके, सब कुछ उसको ठंडा ठंडा ही चाहिए, ठंडा ठंडा कूल कूल, बर्फ की सिल्ली पे लेटा है, आइसक्रीम चूस रहा है और नवरत्न का खोपड़ी पे तेल लगा रखा है, भैया पूरा ठंडा हो जाऊंगा, है ना। लेकिन मेरे भाई ये जरूरी थोड़ी आपके फ्रिज में पाया जाए। अगर आप इसे उठा के अपने फ्रिज में रखोगे तो ये जिंदा रह सकता है अनडाउटेडली, पर जरूरी थोड़ी आपके फ्रिज में घुस ही जाएगा। अंटार्कटिका छोड़ के तुम्हारे इसमें छोटे से 70 लीटर के फ्रिज में थोड़ी घुसेगा मेरे भाई, है ना। तो उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं मेरे दोस्त, तो दूसरे देश में रहता है, विदेशी बैक्टीरिया है ना। इधर देसी तुम्हारे घर में फिट होने थोड़ी आ जाएगा, है ना। ये बात आपने सीखी, यहां तक की बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड्स, प्राउड ऑफ यू, वाह वाह वाह, बहुत सही। डाउट सेक्शन देखेंगे, बहुत जनरल जनरल बातें कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। आराम से पढ़ाएंगे, खूब सारे डाउट लेंगे, चिलैक्स। आप भी नवरत्न की सिल्ली जो है सर पे रखो,
और मस्त टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो। न्यूट्रिशन इन फंगस, क्या ये बात भी हमें पहले से पता है? सर हमको सब कुछ पता है, क्योंकि जनरल और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे काफी स्ट्रांग है। क्या कोई भी फंगस अपना खुद का खाना स्वयं बना सकता है? नहीं गुरुजी, सारे के सारे फंगस जो हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। तो ये 3 अलग अलग तरीके से अपने खाने का जुगाड़ करते हैं। सबसे पहला जो जुगाड़ है, आप कह सकते हो फंगस आर हेटेरोट्रॉफ्स। फंगस आर हेटेरोट्रॉफ्स। फंगस जो है ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो इनकी पहली जो स्ट्रेटजी होती है, ये क्या होती है? पहली स्ट्रेटजी इनकी वही होती है जो स्लाइम मोल्ड की स्ट्रेटजी थी। दे आर सेप्रोफिटिक। दे आर सेप्रोफिटिक, यानी मेरे भाई ये गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं। तो आप क्या कह सकते हो? दे आर सेप्रोफिटिक। इसका मतलब दे कैन ग्रो ऑन dead and decaying matter. They can grow on dead and decaying matter. ये गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा खुद बताइए? सर ऑरेंज रॉट जो कि ऑरेंज को सड़ा रहा है, ब्रेड मोल्ड जो कि ब्रेड को सड़ा रहा है, ये आपके सेप्रोफाइट्स ही तो हो गए। तो आप यहां पर ऑरेंज रॉट लिख सकते हो। भाई ऑरेंज को सड़ा रहा है, सड़े हुए संतरा पर ग्रो कर रहा है, तो ऑरेंज रॉट क्या हुआ? एक सेप्रोफाइट ही तो हुआ, गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेगा, है ना, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा। तो आपके सेप्रोफाइट क्या होते हैं? जैसा कि हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। सो दे कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, ये बात हमें पहले से पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक के बाद ये हो सकते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन डेराइव कर सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म में बीमारी कॉज करते हैं। आपको पता है फंगस आपके अंदर और प्लांट्स के अंदर काफी सारी बीमारियां कॉज कर सकता है। सो दे कैन टेक न्यूट्रिशन, दे कैन टेक न्यूट्रिशन from other living organisms, from other living organisms and can cause diseases, and can cause diseases। ये बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं, डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे भाई? एग्जाम्पल हो जाएगा आपको दाद खाज खुजली देने वाला रिंग वॉर्म, राइट। इट कैन ग्रो एंड इट कैन कॉज फंगल इन्फेक्शन ऑन आवर स्किन, फंगल इन्फेक्शन ऑन आवर स्किन, फंगल इन्फेक्शन ऑन आवर स्किन। आपके शरीर पे कई बार रैशेस हो जाते हैं, है ना, तो वो जो है आपके फंगस के कारण भी हो सकते हैं। तो आपकी स्किन जो है यहां पर भी रैशेस हो जाएंगे, दाद खाज खुजली हो जाएगी। आपने इच गार्ड की, रिंग गार्ड की एड भी देखी होगी, वो रिंग गार्ड का जो रिंग शब्द है वो इसी रिंग वॉर्म से आया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें प्लांट्स के केस में, तो मैं आपको 2 एग्जांपल बता देता हूं विच आर वेरी स्टैंडर्ड, आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है इसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। और दूसरा एग्जांपल जो है ये है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी। की कह रहे हो पाजी? ट्रिटिकी अभी बता दे हैं भाई। अल्ब्यूगो कैंडिडा ये क्या करता है? व्हाइट स्पॉट, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ। मस्टर्ड के दाने किस कलर के होते हैं? सरसों के दाने किस कलर के होते हैं? सरसों के दाने गुरुजी काले कलर के होते हैं। तो मस्टर्ड की लीफ में बीमारी कॉज करता है, पर आप रेफरेंस याद रखो, मस्टर्ड के दाने काले कलर के, तो बीमारी किस कलर की? सफेद कलर की। ग्रामिनिस ट्रिटिकी, ट्रिटिकी क्या होता है? ट्रिटिकी, ट्रिटिकम एस्टिवम मतलब गेहूं, है ना। तो गेहूं जो है मेरे भाई उसके दाने सुनहरे कलर के होते हैं, यानी व्हाइटिश कलर के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। तो सुनहरे कलर के दानों पर बीमारी किस कलर की आएगी? सर ब्लैक कलर की।
तो पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी क्या कॉज करेगा? ब्लैक रस्ट ऑन व्हीट। तो सुनहरे कलर के दानों पर काले कलर की बीमारी, ब्लैक रस्ट, और काले कलर के मस्टर्ड के दानों पर, या आप कह लीजिए बेसिकली लीफ पर, आपकी सफेद कलर की बीमारी, दैट इज व्हाइट स्पॉट। अगर आप नाम देखें, पक्सीनिया फंगस का नाम हो गया, ग्रामिनिस, ग्रामिनिस आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अगले से अगला जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आप अलग अलग प्लांट्स की फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर एक फैमिली आएगी जिसका नाम है फैमिली ग्रामिनी, और ग्रामिनी का मेंबर क्या है? आपका ये वीट है ना। तो फैमिली ग्रामिनी से शब्द आया आपका ग्रामिनिस, फैमिली ग्रामिनी आपको देखने को मिलेगी। एंड ट्रिटिकी का मतलब है ग्रामिनी फैमिली का भी कौन सा मेंबर? ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी वीट की बात हो रही है। यानी ऐसा फंगस जिसका नाम पक्सीनिया है, वो ग्रामिनी फैमिली के एक मेंबर वीट के ऊपर बीमारी कॉज करता है, इसलिए इसका नाम पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी हो गया। एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये कैंडिडा शब्द कहीं सुना हुआ है? कहीं देखेला लगता है? अगर आपके घर में टीवी है या अगर आप टीवी देखते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो आपने एक पाउडर का ऐड देखा होगा। उस पाउडर को कहते हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर, और कहा जाता है डॉक्टर्स द्वारा रेकमेंडेड पाउडर है। इसको आप अगर छिड़केंगे तो आपके फंगल इन्फेक्शन सही हो जाएंगे। फंगल इन्फेक्शन सही करने वाले पाउडर का नाम क्या है? कैंडिड डस्टिंग पाउडर, यानी कैंडिड इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू फंगस। तो एल्ब्यूगो इज अ फंगस बाय डिफॉल्ट। अगर आप शब्दों से खेलना सीख गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ये बात समझ में आई या नहीं? यानी अगर आपको पक्सीनिया का पूरा नाम पता है तो आपको पता लग जाएगा किस फैमिली के किस मेंबर में बीमारी कॉज करती है। और एल्ब्यूगो का नेचर अगर का भी भूल जाओ तो आपको पता लग जाएगा भैया ये फंगस है, क्योंकि इसके नाम में कैंडिड छुपा हुआ है। और कैंडिड डस्टिंग पाउडर जो है फंगस के ब्रांड का नाम क्यों है? फंगस सही करने वाले पाउडर के ब्रांड का नाम क्यों है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फंजाई इटसेल्फ। नाम से खेलना सीख गए तो खेल खत्म हो जाता है मेरे भाई। तो आपका ये जो एल्ब्यूगो है ये आपके मस्टर्ड में बीमारी कॉज कर रहा है, पक्सीनिया जो है आपके वीट में बीमारी कॉज कर रहा है, और आपको भी कई फंगस जो है दाद खाज खुजली की गंभीर समस्या दे सकते हैं। यानी कि ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी प्लांट की बॉडी में भी रह सकते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर भी पड़े हुए हो सकते हैं। यानी कि फंगस अपना खाना नहीं बना रहा है, या तो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो कर रहा है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसका मतलब मेरे भाई किसी प्लांट में या एनिमल में बीमारी कॉज करके जिंदा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे जरूरी चीज है, इसको भी हम लोग सुन लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं मेरे भाई। ये जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये हो जाएगा एसोसिएशंस, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ मिलजुल के रहना। ये फंगस की फितरत होती है, क्योंकि फंगस खुद तो खाना नहीं बना सकता, तो किसी और के साथ कोलैबोरेट कर लेता है। कहता है भैया खाना तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बदले में कुछ जो है काम संभाल लूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर लूंगा। तो सिम का मतलब क्या होता है? सिम का मतलब ये खुल जा सिम सिम वाला सिम नहीं है, ना तुम्हारे फोन में डलने वाला सिम है। सिम का मतलब होता है टुगेदर, हम साथ साथ हैं वाला सिम है ये। हम सिम सिम हैं, अब से ये बोलना मेरे भाई, है ना। टुगेदर का मतलब सिम, बायो का मतलब लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब साथ साथ रहने लग जाए, ऐसी एसोसिएशन जब बन जाए, जब दोनों एक दूसरे का भला चाह रहे हो, ऐसी दोस्ती जब हो जाए, इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। करेक्ट। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपके दो एग्जांपल आते हैं मेरे भाई। पहला जो एग्जांपल है ये आपका हो जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पहला जो एग्जांपल है ये हो जाएगा आपका मिस्टर लाइकन, आपका मिस्टर लाइकन। अब लाइकन किन किन की जोड़ी है? लाइकन किन किन की जोड़ी है मेरे भाई? लाइकन में दो मेंबर होते हैं। कौन कौन से मेंबर होते हैं? पहला मेंबर हो सकता है आपका फंगस, क्योंकि हम तो किंगडम फंगस की ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो फंगस तो होगा ही होगा। एंड दूसरा जो आपका मेंबर होता है, ये खाना बनाने वाला मेंबर होता है, एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। एल्गी हम लिख लेते हैं, जनरल मेंबर एल्गी ही होता है। अब ये जो फंगस है इसे हम क्या कहते हैं? लाइकन का माइकोबायोन्ट कंपोनेंट। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। माइको इज अ शब्द रिलेटेड टू फंगस, तो माइकोबायोन्ट कंपोनेंट इसे कहा जाता है। माइको का मतलब फंगस, बायो का मतलब लिविंग, और आपका कंपोनेंट मतलब पार्ट। तो ऐसा पार्ट जो कि फंगस वाला पार्ट है इसे हम माइकोबायोन्ट कह रहे हैं। एल्गी जो है, जो प्लांट लाइक है, इसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट, जो खाना बनाएगा, इसे हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट। फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है मेरे दोस्त मेरे भाई,
इसमें घबराने की बात नहीं है। तो फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट जो है ये प्लांट लाइक है, यानी ये थाना बनाएगा बाबू के लिए, यानी फंगस के लिए थाना बनाएगा। ओके, यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात चमक गई। तो ये जो माइक्रोबायोन्ट कंपोनेंट है क्या करता है, गौर से सुनना ओ मेरे मुन्ना, गौर से सुनना। यहां पर मैं फंगस का जंजाल बना ले रहा हूं। ये जो आपके बाल जैसे स्ट्रक्चर है, ये जो जुल्फें बिखरेली हैं, ये आपका फंगस है। और इस फंगस पे कौन बैठा हुआ है, इस फंगस पे बैठा हुआ है हरा भरा खाना बनाने वाला एल्गी। तो ये जो फंगस है इनकी शक्ल बालों जैसी होती है। यस, तो यहां पर ये जो कंपोनेंट है बालों जैसा, जुल्फों जैसा, ये लहराती जो जुल्फे हैं इसे हम कहते हैं फंगस। और ये जो आपका हरा भरा पार्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, जो इन जुल्फों के बीच में पड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्गी। ये आपके लाइकन का पैच जैसा स्ट्रक्चर है, एक बेसिकली चीथड़े जैसा स्ट्रक्चर है जो कि चिपका हुआ है किसी पेड़ के ऊपर, ये आपका लाइकन है। अब इस लाइकन का जो माइक्रोबायोन्ट कंपोनेंट है फंगस, इस फंगस का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है भाई। ये जो फंगस है ये तो बाल जैसा है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। अगर इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है मेरे भाई, अगर इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है मेरे भाई, तो ये जो है चीजों को एब्जॉर्ब बहुत आसानी से कर लेता है। तो फंगस जो है इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ये प्लांट की जड़ों की तरह, जड़ें जो है फैली हुई होती हैं, तो वाटर और मिनरल पकड़ पकड़ के पूरे प्लांट को देती हैं। इसलिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, जड़ों का है, रूट्स का है। सिमिलरली ये जो फंगस है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम फंगस का है। और इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि इसके ऊपर एल्गी आराम से बैठ सकता है, यानी शेल्टर प्रोवाइड करने का काम, घर प्रोवाइड करने का काम किसका है, फंगस का है। तो फंगस के दो काम है, पहला इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई क्या हो जाएगी, ये जो है प्रोवाइड करता है शेल्टर टू एल्गी, प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, रहने की जगह देता है किसको, एल्गी को। इट प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई पंगा कोई दंगा नहीं है। दूसरा कंपोनेंट अगर आप देखोगे एल्गी, तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। एल्गी इज अ प्लांट, सिंपल टाइप ऑफ प्लांट। तो ये क्या करेगा, खाना बनाएगा। फंगस खाना बना नहीं सकता, तो एल्गी खाना बना बना के फंगस को दे देगा। तो एल्गी का काम क्या है, इट मेक्स फूड फॉर फंगस। क्या दोनों की दोस्ती हो गई, एल्गी और फंगस की दोस्ती, मेक फूड फॉर फंगस। फंगस ने सरफेस एरिया प्रोवाइड किया, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर करके जो है एल्गी को दिए, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड किया, यानी घर प्रोवाइड किया, रहने की जगह प्रोवाइड की, और बदले में एल्गी ने क्या किया, बाबू के लिए खाना बनाया, और दोनों की दोस्ती यारी गहरी हो गई। इसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। क्या यहां पर यह बात आपको चमक गई है? तो मेरे भाई यहां पे तीन अलग अलग टाइप की एसोसिएशन आपने, या तीन अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन आपने देखे। सेप्रोफिटिक, यानी फंगस खाना नहीं बना रहा है, गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो कर रहा है। दूसरा पैरासिटिक, खाना नहीं बना रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर के उससे खाना छीन रहा है और एहसान फरामोशी कर रहा है, उसमें बीमारी भी कॉज कर रहा है। एंड तीसरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे का भला करने के लिए साथ साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर हमारा पहला जो नाम है यह है लाइकन। दूसरी एसोसिएशन भी है जिसका नाम है माइकोराइजा, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। यहां तक का कंटेंट अगर लिख लिया है एक बार तुनिक तुनिक या डन इन द चैट सेक्शन, फटाफट बताइए मेरे भाई। सारी चीज समझने की है दोस्त, सारी की सारी चीज समझने की है, एक एक चीज कंसेप्चुअल है, कोई भी चीज रटवाने की नहीं है। कल हो सकता है जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं फंगस की, कल हो सकता है चीजें रटनी पड़े। कल मैं एक बार टीम से बात कर लूंगा, अगर दोनों के दोनों लेक्चर्स लगे हुए होंगे सैटरडे को, तो आई विल टेक अ क्लास ऑन संडे, है ना, डरने की बात नहीं है। पर लेकिन इस वीक इस चैप्टर का हमको खात्मा करना है, क्योंकि अगले वीक में ना थोड़ी बहुत छुट्टियां आ जाएंगी, और हमारे जिस दिन क्लासेस होती हैं उसी दिन छुट्टियां पड़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन की छुट्टी आ रही है तो सैटरडे की छुट्टी है। अब हमारी क्लासेस फ्राइडे सैटरडे को शिफ्ट हो रही हैं अगले वीक से, तो सैटरडे को छुट्टी हो जाएगी। उसकी अगली बार 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को फिर सैटरडे की छुट्टी हो जाएगी या फ्राइडे की छुट्टी हो जाएगी। तो हम लोगों को थोड़ा सा अगर पेस पे रखना है अपने सिलेबस को, तो थोड़ी सी अभी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आगे चल के दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी 2 महीने बाद, है ना, 5-7-10 दिन की छुट्टियां वहां मिलेंगी, तो एक हफ्ता वहां पे खराब होगा। खराब नहीं कह सकते, आप एंजॉय करो आराम से, अपना बैकलॉग क्लियर करो, लेकिन क्लासेस तो नहीं होंगी ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम पहले ही इतना काम करके जाएं कि हमको टेंशन ना हो, दिमाग पे लोड ना हो कि सिलेबस कब होगा।
अभी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर लें, एक आधा जो लेक्चर है हम लोग छोटा मोटा ले लें, उसके बाद हम लोग इत्मीनान से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। ऑलराइट, आ जाओ मेरे भाई, यहां तक लिख लिया है, डन, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं, इस पे हम लोग एक नई एसोसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माइकोराइजा, है ना। मैं नीचे लिख रहा हूं, बाद में मैं इसको ऊपर सरका दूंगा, मेरे को कोई और काम है नहीं। वैसे सरकाने से मुझे डर बहुत लग रहा है मेरे दोस्त, पिछली बार सरकाया था तो जिंदगी ही सरक गई थी, पिछली बार स्लाइड सरकाई, नंबर ही लीक हो गया पीछे, है ना। तो इसी प्रकार से आज भी इसको सरकाना तो पड़ेगा, ऊपर धीरे धीरे करके सरका लेंगे। माइको का मतलब अभी क्या बताया था सर, आपने बताया कि लाइकन जो है इसके दो कंपोनेंट हैं, एल्गी और फंगस। तो जो एल्गी है वो प्लांट है, तो इसे फाइकोबायोंट कंपोनेंट कहा, पी फॉर प्लांट, पी फॉर फाइकोबायोंट। एंड जो आपका फंगस है इसे माइकोबायोंट कंपोनेंट कहा था। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो मेरे दोस्त माइको जो है ये यहां पर भी फंगस के साथ एसोसिएटेड होगा। माइको का मतलब है मिस्टर फंजाई। और राइजा का मतलब क्या होता है, आर फॉर राइजा, आर का मतलब होता है रूट ऑफ हायर प्लांट, डेवलप्ड प्लांट की रूट, डेवलप्ड प्लांट की जड़, हायर प्लांट। जैसे यहां पर एक प्लांट मैं लिख देता हूं आपके लिए जिसका नाम होता है पाइनस, जो कि जिम्नोस्पर्म कैटेगरी का एक प्लांट है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर प्लांट किंगडम में, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप ये बोल दीजिए कि पाइनस की रूट और फंगस का जो एसोसिएशन है इसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। यहां इस एसोसिएशन की ड्राइंग मैं आपके सामने बना देता हूं। यह है इस प्लांट की रूट, यह है पाइनस की रूट। तो पाइनस की रूट जो है कुछ ऐसी होती है, यानी इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा नहीं है। इस रूट के ऊपर रूट हेयर काफी कम है, इस रूट के ऊपर बाल जैसे स्ट्रक्चर काफी कम है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, फंगस का एक पूरा का पूरा जाल बिछा दिया। तो हमने यहां पर क्या किया, फंगस का एक पूरा का पूरा जाल बिछा दिया। ये फंगस, ये फंगस, ये फंगस, ये फंगस। फंगस का स्ट्रक्चर है बाल जैसा, तो हमने ये बाल जो है यहां बिखरा दिए, ये जुल्फे जो है यहां खोल करके हम लोगों ने बना दी। इस फंगस ने है इस रूट को चारों तरफ से घेर लिया, है ना। फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं ना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, हैंड्स अप। इसी प्रकार से ये जो फंगस है इसने भी इस रूट को चारों तरफ से घेर लिया है, कुछ इस कदर घेर लिया है कि भाई अंदर जाने की जगह ही नहीं है। ये जुल्फों जैसे, बालों जैसे जो फंगस हैं, इनके थ्रू अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस पाइनस की रूट तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो रास्ते में ही इस जंजाल में, जाल में फंस जाएगा और मेरे भाई उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। तो इस प्रकार के बालों जैसे स्ट्रक्चर जो हैं आपके इस रूट को घेर के बैठे हुए हैं। यह है आपका क्या, यह है आपका फंगस और रूट का एसोसिएशन। तो ये आपने यहां पर जो स्ट्रक्चर देखा, ये क्या है, रूट ऑफ पाइनस। ये क्या है, रूट ऑफ पाइनस। ये पाइनस नाम के प्लांट की, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट है, इसे राइजा कहा हमने। और माइको का मतलब क्या है, ये है आपकी फंगस, ये है आपकी फंगस, इसे हमने माइको कह दिया। अब खुद बताइए मेरे भाई इस फंगस के क्या काम हो सकते हैं, खुद बताइए इस फंगस के क्या काम हो सकते हैं, अलग अलग काम बताइए। इस फंगस का पहला काम हो सकता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। इस फंगस का पहला काम हो सकता है कि सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। तो मेरे भाई वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा प्लांट को, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगा प्लांट को। यस गुरुजी, एब्जॉर्ब करके देगा, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करेगा जैसे लाइकन में कर रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, अगर इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा, लेकिन इसने रूट को चारों तरफ से घेर रखा है, तो समझ लीजिए यहां पे कोई आपका पैथोजन है जो इस प्लांट को बर्बाद कर सकता है। ये अगर इस रूट के पास पहुंचने की कोशिश करेगा तो रास्ते में ही इन बालों में फंस करके, घुट करके मर जाएगा, इन जंजालों में फंस जाएगा। तो ओवरऑल क्या होता है, ये जो आपका फंगस है, इट कवर्स प्लांट रूट, इट कवर्स plant root, therefore it covers plant root, therefore it protects plant roots from pathogen, it protect plants roots from pathogen। अलग अलग बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से आपके इस प्लांट की रूट को बचा लेगा कौन, ये फंगस, क्योंकि ये इसको घेर करके बैठा हुआ है। इसने एक लैमिनेशन का या कवर का काम किया है यहां पर।
ठीक है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त ये जो रूट ऑफ पाइनस है, ये रूट ऑफ पाइनस है, तो पाइनस क्या है, एक प्लांट है। पाइनस अगर प्लांट है तो ये पाइनस जो है खाना बना रहा होगा, और पाइनस की लीव्स अगर खाना बना रही हैं, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, तो लीव जो है खाना बना करके पाइनस के हर पार्ट तक खाना पहुंचा देंगी, रूट में भी खाना पहुंच जाएगा। अगर रूट में खाना पहुंच गया तो उस खाने को कौन ले लेगा, फंगस ले लेगा मेरे भाई। तो रूट ऑफ पाइनस क्या करेगी, इट प्रोवाइड्स फूड टू फंगस। फंगस क्या है, भूखा है, खुद खाना नहीं बना सकता, तो इसको खाना चाहिए इस प्लांट की रूट से, और बदले में फंगस क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके इस प्लांट को देगा, जिससे इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके, इसको वाटर मिनरल मिल सके, एज वेल एज इस प्लांट की रूट को कवर भी करेगा, जिससे कि कोई अनदेखा अनजाना जो है यहां पर पैथोजन आकर के इस प्लांट की रूट में ना घुस जाए, इस प्लांट को बीमार ना कर दे। क्या यहां तक बात समझ में आई, क्या माइकोराइजा समझ में आ गया। तो फंगस क्या कर सकता है, 3 अलग अलग तरीके से अपने खाने की डिमांड को पूरा कर सकता है। या तो गले सड़े मरे मैटर पे जो है ग्रो कर जाए, है ना, गटर वटर से खाना उठा करके खा ले, या फिर पैरासिटिक हो, दुष्ट बन जाए, गुंडा लोग बन जाए, और अलग अलग प्लांट और एनिमल की बॉडी में जाकर के उनमें बीमारी कॉज करे और उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन चुराए, या फिर मेहनत की रोटी कमाए, इज्जत की रोटी कमाए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से अपना खाना कमाए, अपनी रोटी जो है हासिल करे। लाइकन की अगर आप बात करेंगे तो लाइकन में ये जो फंगस था, इसने एल्गी की मदद की, इसको वाटर मिनरल प्रोवाइड किया, इसको रहने की जगह प्रोवाइड किया, और बदले में कहा कि साहब अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए ऐप पर, और मुझे जो है खाना भी दे दीजिए थोड़ा सा। तो इसको खाना मिल गया, इसने इज्जतदार नौकरी करी, भीख नहीं मांगी सेप्रोफाइट की तरह, जो है गटर में सिर नहीं दे दिया इसने खाना खाने के लिए, और यहां पर भी इसने प्लांट की हेल्प करी, प्लांट को वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके दिया, उसे बीमारियों से बचाया, एक सुपर हीरो का, एक सुपरमैन का काम किया, और बदले में अपनी रोटी जो है हासिल करी। इसे जो है हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। तो 3 प्रकार की मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपको फंगस में देखने को मिली। अगर मैं आपको लाइकन के बारे में एक खास बात बताऊं तो आपको एक नोट बनवा देता हूं मैं, 5 रुपए का, यहां पर लिख लीजिए, छोटी सी बात है। हालांकि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके जो लाइकन है ये आपको पहाड़ी इलाकों पर, जंगल वाले इलाकों पर ही देखने को मिलेंगे, ये यहां अपने एनसीआर वाले इलाकों में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां प्रदूषण ही बहुत ज्यादा है। सो लाइकन जो है, दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकन आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, यानी ये पॉल्यूशन को इंडिकेट कर देते हैं। कैसे, ये पॉल्यूशन वाले इलाके में ग्रो ही नहीं करते। दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स सिंस दे do not grow in polluted areas. They do not grow in polluted areas. They do not grow in polluted areas. Since they are sensitive, since they are sensitive to SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत डरते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड कहां देखने को मिलती है आपको, ऐसे इलाकों में जहां पर गड्डियां बहुत चलती हैं, गड्डियां ऊंचियां रखी हैं जहां पर होता है, वहां पर मेरे दोस्त SO2 भी अच्छा खासा रिलीज होता है, और वहां पर लाइकन आपका ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे ही इलाके पर मिलेगा जहां पर पॉल्यूशन ना हो। सो दे बिहेव लाइक अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां लाइकन देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है, एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन मेरे भाई। अभी तक हम लोग जनरल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, यानी फंगस की सारी जन्मपत्री हमने यहां पर बनाई, और उसके बाद हमने देखा कि फंगस जो है किस प्रकार से खाना ले सकता है, न्यूट्रिशन की बातें हम लोगों ने कर ली। यहां तक की बातें अगर चमक गई हैं तो एक बार एनसीईआरटी माता के दर्शन कर लेते हैं, फिर 2 छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे। पहला, अब इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं तो हम देखेंगे मेरे भाई इसकी एक्चुअल शक्ल कैसी है ना, थोड़ा बनाकर देख लेंगे डायग्राम वाइज कि भैया फंगस जो है इसका चेहरा दिखता कैसा है। हमने यहां पर इसके बाल बनाकर देखे, अब इन बालों को थोड़ा डिटेल में बड़ा करके देखेंगे, हम इलेबोरेटेड व्यू में देखेंगे। यहां भी फंगस बालों जैसा बनाया, यहां भी फंगस बालों जैसा बनाया, एक्चुअल में ये बाल अंदर से कैसे दिखते हैं वो हमें देखना है। तो एक स्ट्रक्चर की स्लाइड है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बस ये 2 स्लाइड्स हैं, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। मतलब आधा लेक्चर जो है आपका पूरा हो चुका है बढ़िया तरीके से। आ जाओ मेरे दोस्त, फंगस जो है ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की एक किंगडम है। यहां हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दे हैव ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये बात मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, क्योंकि हमने इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी शक्ल की चर्चा करी नहीं है। तो ये अलग अलग प्रकार के दिख सकते हैं, तो इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट यानी अलग अलग लोकेशन पे भी पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है।
अगर आप देखेंगे तो मॉइस्ट ब्रेड पर भी पाए जा सकते हैं, ब्रेड को भी सड़ा सकते हैं, और रॉटन फ्रूट पर भी पाए जा सकते हैं, संतरा वगैरह को भी सड़ा सकते हैं। जो मशरूम आप लोग अपने घर पे ला करके खाते हो, वो जो मशरूम है ये भी फंगस है। और टोडस्टूल, जैसे कि मैंने आपको अमेनिटा का नाम लिखवाया, जो कि एक पॉइजनस फंगस है, ये भी आपका फंगस कैटेगरी में ही आता है। कुछ ऐसे फंगस हैं जो प्लांट्स में बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे मस्टर्ड की लीफ पे, अब मस्टर्ड का दाना काले कलर का था तो बीमारी सफेद कलर की होगी, ये भी एक पैरासिटिक फंगस कॉज करता है, जिसका नाम था एल्ब्यूगो कैंडिडा। एज वेल एज मेरे दोस्त, मैंने आपको पक्सीनिया का नाम भी बताया था, जो कि वीट में ब्लैक रस्ट कॉज करता है। अगर आप देखें तो ज्यादातर फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, एक आधा फंगस यूनिसेलुलर भी होता है, जैसे कि आपका ईस्ट। तो ये ईस्ट जो है दिन में ब्रेड बनाता है, बेकर्स ईस्ट कहलाता है, और रात को दारू की भट्टी पर चला जाता है, ब्रीवर्स ईस्ट कहलाता है। इसी फंगस से आपको दुनिया की पहली एंटीबायोटिक भी देखने को मिली थी, जैसे पेनिसिलियम नाम का फंगस था, इससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक आपको देखने को मिली थी। ये फंगस कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ज्यादातर ये वार्म और ह्यूमिड इलाकों में ही देखने को मिलते हैं। और इस फंगस से ही अपने फूड की रक्षा करने के लिए आप अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है तो फंगस ठीक से ग्रो कर ही नहीं पाते। यहां पर हम लोग जो है मेरे भाई आपका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा नहीं है। सेल वॉल की बात हमने कर ली है कि ये आपकी काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनती है। न्यूट्रिशन की चर्चा हमने डिटेल में कर ली है, एक और बार बता देता हूं। फंगस जो है मेरे भाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो या तो मेरे भाई ये ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करेंगे, उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी गले सड़े मरे मैटर पर ग्रो करेंगे, तो इन्हें सेप्रोफाइट कहा जाएगा। अगर ये किसी और प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं एंड उनमें बीमारी कॉज कर रहे हैं, तो इन्हें पैरासिटिक कहा जाएगा। एंड मेरे दोस्त ये सिम्बायंट्स के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं, यानी अपनी रोटी कमा भी सकते हैं। अगर एल्गी के साथ रहकर कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं तो इन्हें लाइकन कहा, और हायर प्लांट के रूट के साथ अगर रह करके काम कर रहे हैं तो इन्हें माइकोराइजा कहा। इतनी बात हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई, हम लोग कितने क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। आइए ये वाला सवाल सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, झटपट सॉल्व कर डालो मेरे भाई, फटाफट सॉल्व कर डालो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, फंगस फिलामेंटस होते हैं, तभी फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ फंगस विच इज यूनिसेलुलर। कौन सा फंगस है जो यूनिसेलुलर है? सबसे एक्सेप्शनल केस है मेरे भाई, एल्गी जो है प्लांट है, बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा का मेंबर है, लाइकन जो है अलग से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये तो एल्गी और फंगस की एसोसिएशन है। ईस्ट जो है जिसे बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है, जो कि ब्रेड बनाने का काम करता है, एज वेल एज शराब की भट्टी पर भी काम करता है, ये जो हमारा दोस्त है ये यूनिसेलुलर है, इसका नाम है ईस्ट। कैसे रिप्रोड्यूस करता है ईस्ट? आपने पढ़ा होगा, ये बडिंग करता है। बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन ईस्ट इज वेरी कॉमन, बचपन से हम ये एग्जाम्पल पढ़ते आए हैं, तो इसके बारे में चर्चा अभी हम करेंगे भी। ऑलराइट, आइए तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मिस्टर सी, मिस्टर चूड़ा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। एकदम आसान है, बढ़िया है सवाल, लगभग 91% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है। फंगस जो है इसकी सेल वॉल किस चीज की बनती है? झटपट बताइए, फटफट बताइए मेरे भाई, फंगस की जो सेल वॉल है ये किस चीज की बनती है? गुरुजी काइटिन तो होगा ही, तो लिग्निन एंड सुबरिन ये हमने अलग कर दिया। काइटिन एंड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आपको प्लांट में देखने को मिलता है। काइटिन एंड लिग्निन, लिग्निन की चर्चा करी नहीं है। काइटिन एंड शुगर यानी पॉलीसैकेराइड की बात हो गई थी। मिस्टर भूरा, मिस्टर बी, वन अ सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड, डीजर मैक्स इज द राइट आंसर। तो उत्तर क्या हो जाता है आपका? मिस्टर बी, मिस्टर 2 हो जाता है। आसानी से आप इसे मार्क कर सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़े हैं, तो अल्टीमेटली वी कैन इजीली मार्क दिस अप, इसको हम आसानी से मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल तब तक पढ़ने की कोशिश करिए, जितने लोगों ने अभी तक ये सवाल सॉल्व कर लिया है वो अगले सवाल पे बढ़ जाइए, उसकी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करिए। उत्तर हो जाता है आपका यहां पर क्या? मिस्टर बी। 96% यार, कमाल ही कर दिया। अगले सवाल में 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट मार्क कर डालिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य वचन का पता लगाना है। पहली स्टेटमेंट पढ़िए, फंगस प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। मतलब ग्रो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर टू ग्रो, फेवरेट जगह कौन सी है? वार्म कंडीशन एंड ह्यूमिड कंडीशन, जिसे वार्म और ह्यूमिड या वार्म और मॉइस्ट या वार्म और डैम्प कुछ भी कह सकते हो, तो ये बात तो करेक्ट लग रही है। टोडस्टूल जो है ये बैक्टीरिया है? नहीं मेरे भाई, टोडस्टूल जो है अभी मैंने आपको बताया था ये पॉइजनस फंगस होते हैं। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, हाँ भैया ये बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट दोनों कहलाते हैं। फंगस आर क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म, नहीं भैया फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो मरे सड़े गले मैटर पे ग्रो करते हैं, या लोगों में बीमारियां कॉज करते हैं, या फिर नौकरी करके रोटी कमाते हैं। तो करेक्ट बात कौन सी हो गई? ए सी। ए सी चला दो मेरे भाई, यहां पर ए सी चल जाएगा, उत्तर हो जाएगा मिस्टर सी। कई लोगों ने मार्क कर दिया होगा। पोल नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं मेरे भाई, इतनी बड़ी बात नहीं है, है ना, पोल काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं।
आपको अगर चीजें समझ में आ गई हैं, इफ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, अगर आप अपनी कॉपी पे भी ठीक से मार्क कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। पोल में किसी को कोई मेडल नहीं दिया जाएगा, है ना, किसी को सम्मान नहीं मिलेगा यहां पर। लगभग 90% लोगों ने यह भी सही कर दिया है। आगे देखो मेरे भाई क्या आता है। अभी ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट हमने पढ़ा नहीं है, ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये वाला स्पोर वाला पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये वाला पार्ट रिप्रोडक्शन का हमने पढ़ा नहीं है, ये भी रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये भी रिप्रोडक्शन का पार्ट है, हमने पढ़ा नहीं है, ये भी आपका स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमने पढ़ा नहीं है। तो इतनी ही बातें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लाइकन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, लाइकन में आपको अच्छे तरीके से रिपीट करके दिखा देता हूं। ये एंड में दिया हुआ है टॉपिक, इस चैप्टर के एंड में। अब क्योंकि आज मैं फंगस पढ़ा रहा था, मैंने सोचा लाइकन साथ साथ खत्म कर देते हैं। तो लाइकन जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना। इसमें एल्गी और फंगस साथ मिलके रहते हैं। तो एल्गी जो है इसको कहा जाता है फाइकोबायोंट कंपोनेंट, एंड फंगस जो है इसको कहा जाता है माइकोबायोंट कंपोनेंट। एल्गी जो है प्लांट है, तो ये आपका फूड बनाएगा फंगस के लिए, एंड फंगस जो है मेरे दोस्त ये आपका शेल्टर प्रोवाइड करेगा और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा और आपके एल्गी की मदद करेगा, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा और शेल्टर प्रोवाइड करेगा। फंगस और एल्गी का ये जो एसोसिएशन है लाइकन, ये मैंने आपको बताया था, दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करते, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये पॉल्यूटेड एरिया में क्यों नहीं ग्रो करते? क्योंकि इन्हें एक पर्टिकुलर गैस से नफरत है। वो गैस कौन सी है एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ भाई फटाफट। इनको एक पर्टिकुलर गैस से नफरत है, ये उस गैस से इतनी नफरत करते हैं कि उस गैस के सामने ग्रो ही नहीं करना चाहते। बताओ मेरे भाई वो गैस कौन सी थी? झटपट एक बार चैट सेक्शन को भर डालो, कौन सी थी वो गैस? सर इट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी ने SO3 लिख दिया है गलती से, इट इज SO2, है ना। आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। अब जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का हो सकता है ना। तो आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर जो है, शक्ल जो है फंगस की, ये डिफरेंट दिख सकती है। मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट अलग अलग जगह पर भी पाए जा सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है। मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट ऑफ फंगस इज वेरी डाइवर्स। अलग अलग प्रकार की जगहों पर ये आपको देखने को मिलते हैं। तो हैबिटेट जो है एज वेल एज मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगस इज वेरी डाइवर्स। अब मेरे भाई थोड़ा गौर से सुनिए, इनकी जो बॉडी है, फंगस की जो बॉडी है, ये बाल जैसे पतले पतले लंबे लंबे जुल्फों जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है। तो इनकी जो बॉडी है ना, इट हैज बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ, बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ लॉन्ग लंबी, स्लेंडर थिन, या थिन अलग से भी लिख लो, लॉन्ग थिन स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसा स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, कॉल्ड हाइफे। तो एक जो बाल है यहां पर, इसको आप क्या कहेंगे? हाइफे कहेंगे या हाइफा कहेंगे, कॉल्ड हाइफा। अब ये जो बाल है कैसा दिखाई देता है? ये बाल कुछ ऐसा दिखाई देता है, टॉइन 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 टॉइन। ये आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल जैसा स्ट्रक्चर है। इसको हम लोगों ने क्या कह डाला? इसको हम लोगों ने कह डाला हाइफा। जब ऐसे काफी बालों को मिला करके आप चुटिया गूंद देते हैं यहां पर इस फंगस की, है ना, चोटी बना देते हैं, तो इस चोटी को हम लोग क्या कहेंगे? जब कई सारे आपके यहां पर बाल जैसे स्ट्रक्चर हैं, दे मेक अ नेटवर्क, ये एक जाल बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, साथ में कई सारे बाल जो है मिल करके एक चोटी बना लेते हैं। तो इस चोटी को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो एक बाल को हमने कहा हाइफा, एंड मेरे भाई कई बालों को मिला करके हमने क्या कह दिया? माइसीलियम कह दिया। ये आपको देखने को मिलता है यहां पर, है ना। एक बाल को हाइफा कहा और बालों की जब हमने चोटी बना दी तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? माइसीलियम कह दिया, करेक्ट, माइसीलियम कह दिया। ये आपका माइसीलियम बनके तैयार हो गया है, करेक्ट। सो दे मेक अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम, माइसीलियम, करेक्ट है।
एकदम करेक्ट है गुरुजी, ये आपका माइसीलियम हो गया। यह आपका नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि आपका माइसीलियम कहलाता है। अब ये जो बाल जैसा स्ट्रक्चर है हाइफा, इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो जो हाइफा है ये दो तरीके के हो सकते हैं। ये जो हाइफा है ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला जो हाइफा है इसे हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफा। कहीं सुनीला लगता है ये शब्द? सर सुनीला तो लगता है। सर आपने सिनोसिटिक के बारे में बताया था जब आप सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा रहे थे। आपने बताया था फंगस जो है इनमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जा सकती है। यहां पर भी एक ही ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इसे हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो ये जो हाइफा आपका बना है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सिनोसिटिक हाइफा। इसे हम कहेंगे सिनोसिटिक हाइफा। और ये जो सिनोसिटिक हाइफा है, ये सिनोसिटिक हाइफा बना क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां पर ये जो कंपार्टमेंट है ये एब्सेंट है। अगर कंपार्टमेंट होते, अगर ये कंपार्टमेंट बने होते तो हर कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस आ जाता। अब यहां पर कंपार्टमेंट ही नहीं है। ये जो आपकी वॉल है, ये जो आपका सेप्टा है, मतलब ये जो दीवार है ये बनी ही नहीं हुई, तो आप कह सकते हैं सेप्टा और क्रॉस वॉल इज एब्सेंट। देयरफॉर आप इसे कहते हैं एसेप्टेट हाइफा। एसेप्टेट, ए का मतलब एब्सेंट, सेप्टा शब्द यहां पर आ रहा है, एब्सेंट है सेप्टा, तो इसे एसेप्टेट हाइफे कहते हैं। तो मेरे दोस्त इसे सिनोसिटिक कहा क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्यों है? क्योंकि आपका सेप्टा एब्सेंट है, तो इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी। ये आपका एक प्रकार का क्या हो गया? हाइफा हो गया, बाल हो गया। दूसरा जो बाल है, बाल कलाकार जो है वो यहां पर बना लेते हैं। दूसरा जो बाल है ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, टॉय 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 टॉय। वीडियो गेम जैसी आवाज आ रही है ना? जो लोग खुले माइक से देख रहे होंगे उनके पेरेंट्स सोच रहे होंगे भैया बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है। कॉन्ट्रा क्या आवाज आ रही है? टॉय टॉय पॉय पॉय। आओ मेरे भाई, यहां पर सेप्टा प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, तो इसे कहा जाता है सेप्टेट हाइफा। सेप्टेट हाइफा। यहां पर एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है, तो इसे सिनोसिटिक ना कह करके हम लोग कहेंगे एसिनोसिटिक हाइफा। एसिनोसिटिक हाइफा। एंड मेरे दोस्त यहां पर आपकी ब्रांचिंग भी पाई जा रही है। ये जो आपका हाइफा है ये दो प्रकार की ब्रांचेस में फट गया। जैसे आपके बाल होते हैं ना, तो दो मुंहे बाल हो जाते हैं, लड़कियों को पता होगा अच्छे तरीके से। लड़के तो ध्यान ही नहीं देते है ना। हमें भाई इतना भरोसा है नाई के ऊपर कि हम उसे जाकर बोलते हैं कि भैया आपकी जो फेवरेट कटिंग है वो कर दो। जैसे मैं यही करता हूं, लड़कियां जाके बताती हैं, एक पूरा का पूरा खाका तैयार करके ले जाती हैं कि भैया ये नीचे से ऐसा कर दो, ऊपर से ऐसा कर दो, ऐसा कलर कर दो, इतने काट दो, इतनी लेंथ रखना, इतनी लेंथ मत रखना। दे हैव अ कॉन्क्रीट आइडिया कि वो क्या करवाने गई हैं। मैं अपनी मुंडी नाई के हाथ में देकर बोलता हूं भैया जो आपको अच्छी लगे, जो आपको लगता है कि मेरी शक्ल को, मेरे चौंटे को सूट करेगी वही बना दो बैठ करके। और वो कर भी देता है क्योंकि उसे आइडिया है। मेरे जैसे 1000 लोग जाते हैं वहां पर, ही नो कि भाई मैं इसको क्या बनाकर भेजूं कि ये बहुत ठीक दिखे, एटलीस्ट यहां से तो गाली देकर के ना जाए, घर पे देता रहे बैठ करके। और जब आप निकलते हो आपको लगता है वाह भैया क्या कर दिया है आपने, मुजस्सिमा तैयार किया है ना। हाथ कटवा दो इस नाई के, ऐसे बाल किसी और के ना कटे, इतना बढ़िया लग रहा हूं मैं। घर जाकर के जब तुम नहा करके अपनी शक्ल शीशे में देखते हो तो तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा कबाड़ा कितना भयंकर हो रखा है। तो यहां पर जैसे बाल जो है ना, लड़कियों के बाल जो है वो नीचे से दो मुंहे हो जाते हैं, इसे स्प्लिटेंस कहा जाता है, बाल जो है फट जाते हैं। ऐसे यहां पर ये जो हाइफा है ये भी फट गया है, इसे ब्रांच्ड हाइफा कहते हैं। इटे ब्रांच हाइफा कहते हैं। ओके, तो मेरे भाई यहां पर दो प्रकार के हाइफा हमने देखे। पहला जो हाइफा है इसे कहते हैं एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। नाम देख लो, सेप्टा एब्सेंट है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। और दूसरा ये जो हाइफा है इसे क्या कह दिया? सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड एसिनोसिटिक। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें कोई पंगा नहीं, दंगा नहीं, परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई इतनी मेहनत हमने क्यों की है, इतना ज्यादा जो है आपका टाइम क्यों लिया गया है? ये इसीलिए लिया गया है मेरे भाई
क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं 4 अलग अलग फंगस के बारे में। कल जब हम अपना लेक्चर लेंगे तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 4 डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंगस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। जीटीए वाई सिटी के भाई नहीं है ये, है ना, इनका नाम है, ये फंगस की क्लासेस है 4। कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनमें से सिर्फ फाइकोमाइसिटीज जो है आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में लिखवाया भी था, जब मैंने सिनोसिटिक शब्द लिखवाया था, मल्टी न्यूक्लिएटेड शब्द लिखवाया था कि फाइकोमाइसिटीज नाम के फंगस में यह कंडीशन पाई जाती है। तो ऐसा हाइफा कहां देखने को मिलेगा, ये बाल कहां देखने को मिलेगा? इन फाइकोमाइसिटीज, सिर्फ इस प्रकार के फंगस में, अगर आपको याद हो तो। एंड मेरे भाई बाकी दुनिया के जितने फंगस आपके सिलेबस में है उनमें दूसरे तरीके का हाइफा देखने को मिलेगा, इन एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। यानी हमने अभी तक फंगस की क्लासिफिकेशन पढ़ी भी नहीं है, लेकिन हमें सारे के सारे फंगस के बारे में एक डिफरेंस जो है पहले से पता लग गया कि फाइकोमाइसिटीज में आपका सिनोसिटिक हाइफा पाया जाएगा और बाकी सब में एसिनोसिटिक या सेप्टेट हाइफा पाया जाएगा। हमें पहले से इतनी नॉलेज, इतनी कनॉलेज हमको हो चुकी है। बात चमकिया नहीं, फटाफट बता डालो मेरे भाई, किस कलर की बात चमक गई है बता दो ना। एक बार सारे के सारे अपने जार्विस जो हैं हमला कर दीजिए चैट सेक्शन के ऊपर, फटाफट बता दो। उसके बाद मैं रिपीट कराता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट। मैंने कहा कि फंगस जो है इनमें अलग अलग प्रकार के बाल पाए जा सकते हैं। ये जो बाल जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम हाइफा कहते हैं। जो एक बाल है इसको हमने हाइफा कहा। और इन बालों की जब आपने चुटिया गूंथ डाली तो इस चोटी को, इस चुटिया को हमने क्या कहा? माइसीलियम कह डाला। यानी एक जो हेयर है, एक जो बाल है उसका नाम है हाइफा, एंड उस बालों की जो चोटी है उसका नाम है माइसीलियम। अब ये जो बाल है, ये जो हाइफा है, ये कुछ इस तरीके का भी हो सकता है कि इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं पाई जा रही हैं, कोई सेप्टा, कोई दीवार नहीं पाई जा रही है। इस वॉल को हम लोग सेप्टा कहते हैं। यहां सेप्टा एब्सेंट है तो इसका नाम क्या हो गया? एसेप्टेट। सेप्टा इज एब्सेंट तो एसेप्टेट कंडीशन। तो अगर सेप्टा एब्सेंट है तो आपके एक ही ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन या सिनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है। तो सिनोसिटिक या एसेप्टेट हाइफा कहां देखने को मिलता है? फाइकोमाइसिटीज नाम के फंगस में। और आपके कुछ बाल, कुछ हाइफा ऐसे हो सकते हैं जो कि ब्रांच्ड हो, जहां सेप्टा पाए जा रहे हो तो ये सेप्टेट हो। और अगर आपका सेप्टा पाया जा रहा है तो एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस होगा, सिनोसिटिक कंडीशन नहीं पाई जाएगी, तो इसे एसिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं कि सिनोसिटिक कंडीशन यहां एब्सेंट है, सेप्टा यहां पाया जा रहा है, ब्रांच कंडीशन पाई जा रही है। एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज में यह कंडीशन देखने को मिलती है। तो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में आपको सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिली, बाकी जितने फंगस हैं उनमें आपको एसिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। कल हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पॉइंट डिटेल में आपका रिपीट होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, क्या इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ के भी तुनिक तुनिक कर सकते हैं? कर सकते हैं गुरुजी। आओ मेरे भाई, यह बात पूरी हो चुकी है। यहां देखिए, विद एक्सेप्शन टू ईस्ट, क्योंकि ईस्ट तो यूनिसेलुलर है तो ये तो फिलामेंटस है नहीं, तो ईस्ट को छोड़ करके जो कि यूनिसेलुलर है, यूजुअली ज्यादातर फंगस कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, यानी इनकी बॉडी फिलामेंट्स की बनी हुई होती है। तो इनकी बॉडी लंबे पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर की बनी है, जिसको हम लोगों ने हाइफा कहा। और ये जो हाइफा है ये आगे चल के नेटवर्क बना देते हैं, एक दूसरे में ही गुथमुथ हो जाते हैं, इसे कहा जाता है माइसीलियम। ये बाल जो है आपस में नेटवर्क बना लेते हैं। अब मेरे भाई कुछ हाइफा ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, जिनमें बीच में कोई दीवार नहीं होती, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक हाइफा कहलाते हैं। ये आपके फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं। और बाकी जो है इनमें क्रॉस वॉल्स पाई जाती हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? एसिनोसिटिक हाइफा कहते हैं। यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई। रिप्रोडक्शन की 2 लाइनें बची हुई हैं एंड रिप्रोडक्शन का पूरा मैकेनिज्म बचा हुआ है, उसके बाद हमारा खेला खत्म हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई क्वेश्चन हमारा यहां तक के कंटेंट से बना है या नहीं। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। यहां आ जाइए, एक बार इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 45 सेकंड का ही टाइम दे देते हैं, आराम से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही बात कौन सी है बताइए? फंगल बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हाइफे कहा, हाँ भैया इन हाइफे बाल जैसे स्ट्रक्चर की बॉडी बनती है, करेक्ट है। नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम कहा, करेक्ट है। सिनोसिटिक हाइफे जो है कंटिन्यूअस ट्यूब हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल रखी है, सारी बातें करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाता है। मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, 45 सेकंड खामखा में ही दे दिए, इतना यहां पर कोई टाइम देने की आवश्यकता थी नहीं, है ना,
कोई इतना टाइम देने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसमें आप डी मार्क कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, है ना। आगे देखता हूं मैं कोई क्वेश्चन हमारा इससे संबंधित है या नहीं। नहीं, ये तो नहीं कर सकते हम। आ जाइए, 10वां सवाल जो है ये हम कर लेंगे। सवाल को पढ़ लो, इसमें पोल लगाने की जरूरत नहीं है। इन क्लास फाइकोमाइसेटीज, फाइकोमाइसेटीज नाम के फंगस में माइसीलियम या हाइफा कैसा होता है? भाई मैंने आपको बताया था इकलौता ऐसा क्लास है फंगस का जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, यानी सीनोसिटिक कंडीशन पाई जाएगी। तो सीनोसिटिक कंडीशन पाई जाएगी, सीनोसिटिक कंडीशन कब पाई जाएगी? जब सेप्टा एब्सेंट हो, यानी सीनोसिटिक एंड सेप्टेट कंडीशन पाई जाती है, ए सेप्टेट कंडीशन पाई जाती है ना। क्योंकि मेरे भाई देखोगे अगर आप इस पर्टिकुलर ट्यूब को, तो इसमें सेप्टा नहीं है, तभी तो सारे के सारे न्यूक्लियस एक कंपार्टमेंट में आ गए। अगर सेप्टा होता तो एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस होता। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, सीनोसिटिक कंडीशन है, क्योंकि सेप्टा एब्सेंट है, तो ए सेप्टेट एंड सीनोसिटिक कंडीशन पाई जाएगी। पिछले सवाल का जो जवाब है यह है मिस्टर डी, मार्क कर दिया है 92% लोगों ने। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस, और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, फिर आपका क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक बचेगा। यहां तक की बातें सबको करेक्ट है, अच्छे तरीके से समझ में आई, है ना? ऑल ऑफ द थिंग्स आर फाइन, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा सी बता दो मेरे भाई एक बार, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कोई बहुत तगड़ी बात नहीं की, सारी की सारी चीजें आसान है। देखो सबसे पहले हमने कुछ ऐसे फंगस को देखा जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं, इनका आधार कार्ड बनाया, इनकी शक्लें देखी, फिर हमने फंगस की जनरल बातें करी, कोई नया पॉइंट नहीं पड़ा। न्यूट्रिशन हमें पहले से पता था, लाइकन के बारे में हम पहले से जानते थे, माइकोराइजा को हमने नाम से तोड़ा और शक्ल बना ली, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ फंगस में दो ही प्रकार के बाल बनाए, एक सीधे सीधे मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक ब्रांच जो कि नॉन मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। अब रिप्रोडक्शन की बात करनी है, और रिप्रोडक्शन में भी अधिकतर चीजें आपको यूं समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, खुद बताना मेरे भाई, अगर एक फंगस रिप्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक फंगस रिप्रोड्यूस कर रहा है तो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये क्या करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाएगा, सबसे सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाएगा, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में इन्होंने क्या किया? कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इन्होंने कुछ अलग से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं किया है, बॉडी के ही चीथड़े उड़ गए, है ना। कोई बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके दो टुकड़े हो गए, फिजन हो गया। कोई ईस्ट है, उसकी बडिंग हो गई, है ना, छोटा सा बड बना और आपका वो अलग हो गया पेरेंट बॉडी से। या जो मैंने आपको बताया कि फंगस है, इनका स्ट्रक्चर फिलामेंटस है, तो फिलामेंट के ही टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंटेशन हो गई। तो ये सारी चीजें जो है यहां कुछ अलग से नहीं बना रिप्रोडक्शन के लिए, बॉडी के ही टुकड़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर is formed, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यहां पर नहीं बना है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, खुद बताइए। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? गुरुजी, अगर कोई फंगस बहुत छोटे लेवल का है और ये दो टुकड़ों में टूट जाए तो क्या ये बाइनरी फिजन कर सकता है? यस गुरुजी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ईस्ट भी यूनिसेलुलर है, फिजन भी दिखा सकता है। ये आपका बडिंग तो करता ही है, ईस्ट काफी कॉमनली, तो बडिंग भी कर सकता है। एंड मेरे दोस्त, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो फंगस है ये फिलामेंटस होता है, तो इसके फ्रेगमेंट्स तो बन ही सकते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो फिजन हो गया, बडिंग हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई, ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। दे आर वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर मैं आपको दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेरे दोस्त, ये आपका ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना है, जिस वजह से रिप्रोडक्शन ठीक तरीके से हो पा रही है। तो यहां पे कुछ तो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए हैं फंगस ने। और फंगस क्या बनाता है भाई? चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से हमें पता है कि फंगस कैन रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग अ लॉट ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स, तो असेक्सुअल स्पोर्स बना सकता है। भाई हमने पढ़ा था चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में कि ये फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, ईस्ट जो है बडिंग कर सकता है, और हमें यह भी पता है कि असेक्सुअल स्पोर बना सकता है, तो असेक्सुअल स्पोर बना दो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगी? स्पेशलाइज्ड asexual spores, asexual spores are formed, है ना, asexual spores are formed।
एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं भैया आपके स्पोर्स के नाम? एग्जाम्पल आपका जू स्पोर, जू स्पोर, जू का साउंड आ रहा है, एनिमल का साउंड आ रहा है, तो ये एनिमल की तरह मोटाइल होते हैं, इनके फ्लैजिला होते हैं, तो ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कोनिडियोस्पोर, जिसे कोनिडिया भी कहते हैं, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर एटसेट्रा। स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, ये आपको कल अच्छे तरीके से नाम याद हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्पोर किस तरीके के फंगस में पाया जाता है। तो ये क्या है? असेक्सुअल स्पोर है। जू स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, अभी के लिए जू स्पोर और कोनिडिया का नाम याद रख सकते हो। आगे चल के आपको यानी कल के लेक्चर में आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कि बाकी स्पोर कहां कहां पाए जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तीसरा जो है ये क्या हो जाएगा भैया? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां फंगस क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके कुछ सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जिनके नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। सो फंगस क्या करते हैं? दे मेक सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स लाइक एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड ऊस्पोर्स, ऊस्पोर्स। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई पंगा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई परेशानी नहीं। यह है आपका 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन। अब अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं? आराम से देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं। पहला जो स्टेप है यह है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है, नाम में आ रहा है प्लाज्मा, यानी जब दो गैमीट पास पास आएंगे, जो फंगस जब पास पास आएंगे तो उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, तो आप इसे कह दोगे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पहले जब दो फंगस पास आएंगे तो उनका प्रोटोप्लाज्म यानी प्लाज्मा फ्यूज होगा, इसे प्लाज्मोगैमी कहा। दूसरा जो स्टेप है यह है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस आप पढ़ चुके हो। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुके होंगे उसके बाद न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड मेरे दोस्त तीसरा स्टेप जो है, जब दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या करनी पड़ेगी? मियोसिस करनी पड़ेगी दोबारा से हैप्लॉयड स्पोर्स बनाने के लिए। तो मियोसिस या आपका रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। अब आप डिटेल में जानते हो मियोसिस के बारे में, रिडक्शनल डिवीजन के बारे में, तो इसमें कोई पंगा है नहीं। तो आपका रिडक्शनल डिवीजन जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी। यहां तक की बात मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ। आराम से देखिए, सबसे पहले मैंने बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसे होता है कि कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फंगस हूं, मैंने अपनी बॉडी का छोटा सा पार्ट तोड़ा और वो पार्ट टूट करके नया फंगस बनाने लगा, राइट। तो अगर मैं एक फंगस हूं, मेरे दो टुकड़े हो जाएं तो बाइनरी फिजन। अगर एक छोटा सा बड निकला, एक छोटी सी ग्रोथ हो गई मेरी बॉडी में और वो नया फंगस बना बैठे तो बडिंग। और फ्रेगमेंटेशन मतलब मेरे ही छोटे छोटे टुकड़े नए नए फंगस बनाने लगे, सो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं, फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या किया? थोड़ी मेहनत करी, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए सिर्फ रिप्रोडक्शन के काम को कराने के लिए, जैसे एप्लेनोस्पोर बनाए, जूस्पोर बनाए, कोनिडियोस्पोर बनाए। ये सारी चीजें जो हैं यहां पर बनी, इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सेक्सुअल स्पोर बनाए मेरे भाई, जैसे एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या क्या है? सबसे पहले दो फंगस पास में आए, उनका प्लाज्मा फ्यूज हुआ, फिर न्यूक्लियस फ्यूज हुआ और फिर मियोसिस हुई। इसी चीज को मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं मेरे भाई, इसी चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। आराम से सुनना भाई, बहुत मजा आ जाएगा। आराम से सुनना। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप आपको बता देता हूं। यहां पर क्या हुआ? एक फंगस है, एक फंगस है, ये आपके फंगस का बाल जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या कह डाला? हाइफे कह डाला। ये एक फंगस है। यहां भी जो है आपका एक और फंगस है, इसको हम लोगों ने
यहां बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपसे टाइम की मांग करूंगा। यहां पर हमने एक फंगस बनाया, यहां पे हमने दूसरा फंगस बनाया, ये दो फंगस के हाइफे हैं। अब मैंने कह दिया ये जो फंगस हैं दोनों के दोनों, दे आर डिफरेंट स्ट्रेन्स, यानी दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। आप क्या चाहते हो, आपके होने वाले बच्चे भोंदू हों या इंटेलिजेंट हों? सर हम चाहते हैं कि हमारे होने वाले बच्चे बहुत अच्छे हों, दुनियादारी के साथ कंपीट कर पाएं, दुनिया से कदम मिला करके चल पाएं। तो आप भी चाहते हो कि आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करो, एंड मेरे दोस्त आपके जो बच्चे हैं उनमें भी जेनेटिक वेरिएशंस आए, वो भोंदू ना रह जाए। इसीलिए मेरे दोस्त यहां पर जो फंगस है ये भी जेनेटिकली डिफरेंट लिए हमने, डिफरेंट स्ट्रेन्स लिए, इनको हमने प्लस और माइनस लिख दिया, ये बताने के लिए कि डिफरेंट है। प्लस माइनस लिख दो, ए बी लिख दो, 1 2 लिख दो, छोटा ए छोटा बी लिख दो, जो आपका मर्जी है वो लिख दो, ये दिखाने के लिए कि ये डिफरेंट स्ट्रेन है। तो मैंने इनको अलग से कलर भी कर दिया और बेसिकली यहां पर इनमें लिख भी दिया प्लस माइनस, जिससे पता लगता है कि दे आर डिफरेंट स्ट्रेन्स, दे आर डिफरेंट स्ट्रेन्स, थोड़े थोड़े डिफरेंट है, ये डिफरेंट टाइप के फंगस है, जेनेटिकली थोड़े थोड़े डिफरेंट है। अब जब ये फंगस साथ में आएंगे, पास में आएंगे, तो इनका मिलन हो जाएगा। अगर आप देखें तो सबसे पहले किसका मिलन होगा मेरे दोस्त, क्या इनके प्रोटोप्लाज्म का मिलन हो जाएगा? यस गुरुजी, इनके प्रोटोप्लाज्म का मिलन हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं, है ना। नया बोर्ड है भाई, पेन ही हाथ में नहीं आ रहा है ना। प्लाज्मोगेमी, राइटिंग और खराब हो जाती है स्टूडियो से क्लास लेने में। प्लाज्मोगेमी इसे कहा जाता है, यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो आपका यहां पर दिखाई दे रहा है फंगस का टुकड़ा, इसने अपना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा दिया किसकी ओर, दूसरे फंगस की ओर। और ये जो दूसरा फंगस है इसने भी अपना प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर दिया, बढ़ा दिया पहले फंगस की ओर। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। लेकिन इन दोनों का न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किया है, इसका न्यूक्लियस भी अभी सेपरेट पड़ा हुआ है और इसका न्यूक्लियस भी सेपरेट पड़ा हुआ है। तो ये जो कंडीशन है मेरे भाई, ये जो कंडीशन है मेरे दोस्त, जहां पे प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया है लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए हैं, तो ये भी एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये भी एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। यहां दो अलग अलग न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। क्या इस स्टेज को मैं डाई कैरियन स्टेज कह सकता हूं? डाई का मतलब दो, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। क्या मैं इस पर्टिकुलर स्टेज को डाई कैरियन स्टेज कह सकता हूं? सर आप इसे डाई कैरियन स्टेज या डाई कैरियोटिक स्टेज या डाई कैरियोफेज कह सकते हो, या डाई कैरियोफेज कह सकते हो। करेक्ट, डाई का मतलब हो गया दो, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो यहां पर दो न्यूक्लियस मुझे देखने को मिल रहे हैं अलग अलग, क्योंकि अभी ये फ्यूज नहीं किए हैं। सो दिस इज डाई कैरियोफेज। एंड ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। यानी मुझे बाकी सारे फंगस के बारे में एक एक पॉइंट और पता लग गया। मैंने आपको सबसे पहले बताया था मेरे दोस्त कि जब आप अलग अलग फंगस की कल को शक्ल देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ फाइकोमाइसिटीज जो है इसमें सिनोसिटिक हाइफा पाया जाता है, बाकी सब में नॉन सिनोसिटिक हाइफा पाया जाता है। तो सारे फंगस के बारे में हमें एक एक पॉइंट पता लग गया। फाइकोमाइसिटीज के बारे में कोई पूछेगा आप कहेंगे सिनोसिटिक हाइफे। एस्कोमाइसिटीज के बारे में कोई पूछेगा आप कहेंगे नॉन सिनोसिटिक ब्रांच हाइफे। बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में नॉन सिनोसिटिक ब्रांच हाइफे। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में नॉन सिनोसिटिक ब्रांच हाइफे। आपको चारों के बारे में एक एक पॉइंट पता लग गया। सिमिलरली यहां पर भी आपको पता लग गया एस्को और बेसिडियो में आप डायकैरियोटिक स्टेज का नाम लोगे, बाकियों में यानी फाइकोमाइसिटीज में एज वेल एज ड्यूटेरोमाइसिटीज में आप ये नाम नहीं लोगे। अब क्या हो गया मेरे भाई, अब आप दूसरा काम करोगे। पहला काम क्या हो गया था, प्लाज्मोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। दूसरा काम क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, इसको मिटा देते हैं। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो आपने यहां पर क्या कर दिया मेरे भाई, आपने यहां पर इन दोनों को पास पास बुला लिया। आए बना ही लेते हैं भाई, आलस्य के चक्कर में और कबाड़ा हो जाएगा। आ जाओ, यहां पर आपने इनको पास पास बुलाया, टॉय टॉय, और यहां पर आपने इसको भी बुला लिया, टॉय टॉय। करेक्ट,
इन दोनों ने मिलाकर एक न्यूक्लियस बना लिया है, दोनों एक हो चुके हैं। तो अब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल चुके हैं, तो ये जो इकलौता न्यूक्लियस है कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। अब आपने डिप्लॉइड चीज बना ली है, तो इसको आप क्या करोगे, मियोसिस करवाओगे और सेक्सुअल स्पोर्स बनवाओगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनवाओगे। तो यहां पे क्या होता है, तीसरी चीज होती है मियोसिस, मियोसिस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंशिएट हो जाता है, जैसे स्लाइम मोल्ड में हो रहा था, टू मेक अ फ्रूटिंग बॉडी, और उस फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। सो अबव स्ट्रक्चर, अबव स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट टू मेक फ्रूटिंग बॉडी, टू मेक fruiting body in which spores are formed, spores are formed। तो मियोसिस होगी तो आपके स्पोर्स बन जाएंगे, डिप्लॉयड चीज में मियोसिस होगी तो हैप्लॉयड स्पोर आपके बन करके तैयार हो जाएंगे। ये आपका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दोबारा पढ़ाता हूं, मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिवली भी फंगस रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये फिजन भी दिखा सकता है, ये बडिंग भी दिखा सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी दिखा सकता है। यहां कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहे। असेक्सुअली भी फंगस रिप्रोड्यूस कर सकता है, स्पेशलाइज्ड स्पोर्स बना सकता है इस काम के लिए, जैसे जूस्पोर, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। इनके बारे में कल डिटेल में पढ़ लोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, यानी एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ऊस्पोर जैसे सेक्सुअल स्पोर्स यहां बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सबसे पहले दो जो आपके कंपैटिबल हाइफे हैं, जिनको साथ साथ मर्ज हो जाना चाहिए, कंपैटिबल हाइफे या जेनेटिकली डिफरेंट हाइफे कहा जाता है, ये पास पास आते हैं, जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, ये कंपैटिबल हैं, एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं, पास आते हैं और अपने प्लाज्मा को फ्यूज करते हैं, फिर अपने न्यूक्लियस को फ्यूज करते हैं, और फिर डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस बना है इसमें मियोसिस करते हैं। जैसे ये दो कंपैटिबल हाइफे जेनेटिकली डिफरेंट थे तो कंपैटिबल हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो ये मिल जाते हैं, और मेरे दोस्त सबसे पहले इनका प्लाज्मा फ्यूज हो जाता है एंड न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहते हैं, इसे डायकैरियोटिक स्टेज कहा। कई फंगस ऐसे हैं जहां ये न्यूक्लियस प्लाज्मा मर्ज हो जाने के थोड़ी देर बाद ही मर्ज हो जाते हैं। कई ऐसे फंगस होते हैं जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, जहां ये न्यूक्लियस दूर दूर पड़े रहते हैं कुछ टाइम तक, थोड़े टाइम बाद मर्ज होते हैं। तो मेरे भाई ये डायकैरियोटिक स्टेज आपको देखने को मिलती है। तो ये न्यूक्लियस जो है कुछ टाइम बाद मर्ज हो गए, इन्हें कैरियोगेमी कहा। एक डिप्लॉयड यहां पर न्यूक्लियस बना, इसमें मियोसिस होगी, यानी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है फ्रूटिंग बॉडी में तब्दील हो जाएगा, और यहां पर ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इससे स्पोर बनना शुरू हो जाएंगे, मियोसिस यहां पर हो जाएगी। यहां तक की बात चमक गई मेरे भाई, यहां तक की बात चमक गई। क्या हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं? दिस वॉज आवर लास्ट टॉपिक, बस छुट्टी हो जाएगी अब आपकी। देखो मेरे भाई, रिप्रोडक्शन जो है ये वेजिटेटिव भी हो सकती है आपके फंगस के अंदर, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से, या फिर आपकी बडिंग से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, जहां पर आप स्पोर बना सकते हैं। किस किस प्रकार के स्पोर बना सकते हैं, नाम देख लीजिए मेरे भाई। कोनिडिया बना सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर बना सकते हैं, जूस्पोर बना सकते हैं, मैंने एप्लेनोस्पोर का भी नाम यहां लिखवा दिया था। सेक्सुअल स्पोर जो हैं ये भी आपके बन सकते हैं, जैसे ऊस्पोर बन सकते हैं, एस्कोस्पोर बन सकते हैं, बेसिडियोस्पोर बन सकते हैं, राइट। फ्रूटिंग बॉडी भी यहां पर तैयार होती हैं और इनके अंदर जो है ये स्पोर बन रहे होते हैं। तो तीन स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले दो आपके गैमीट्स जो हैं या फंगस के हाइफे पास पास आएंगे, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। कैसे भी हो सकते हैं, ये चल के भी एक दूसरे के पास आ सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं मेरे दोस्त। ये आपके पास पास आएंगे और इनका प्लाज्मा फ्यूज हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी। उसके बाद मेरे दोस्त इनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, कैरियोगेमी, एंड फिर ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा इसमें आपका मियोसिस होगा, जिससे हैप्लॉयड स्पोर बन करके तैयार हो जाएंगे। तो दो कंपैटिबल हाइफा यानी मोटाइल या नॉन मोटाइल जो गैमेट्स हैं ये पास पास आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, दो हैप्लॉयड न्यूक्लियस कंटेन करने वाले हाइफा जो है, जो कि एक दूसरे से कंपैटिबल हैं, यानी थोड़े थोड़े जेनेटिकली डिफरेंट है, ये पास आएंगे और इनका प्लाज्मा फ्यूज हो जाएगा और उसके बाद इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा, तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस तैयार होगा। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है तुरंत तैयार नहीं होता है, दो न्यूक्लियस हैं, अलग अलग बैठे रहते हैं कई टाइम तक, तो इसे डायकैरियोटिक स्टेज या डायकैरियोफेज कहा जाता है, जहां आपके दो न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले दो
हाइफे पास पास आए, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, न्यूक्लियस फ्यूज हुए, एंड देन ये जो स्ट्रक्चर बना है ये डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, और इस फ्रूटिंग बॉडी में ही स्पोर बनते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होती है। जैसे आपने स्लाइम मोल्ड में देखा था कि जो फ्रूटिंग बॉडी थी उसके टिप पे स्पोर बन रहे थे, सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या है आपके हैप्लॉइड स्पोर बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस को आगे पढ़ लेंगे, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज का काम जो है हमारा हो गया। कुछ सवाल हम लोग लगा लेते हैं। ये सवाल अभी आप कर नहीं पाओगे क्योंकि क्लासिफिकेशन का है ना, 3 लाइन का ही क्लासिफिकेशन है, पर कोई बात नहीं, इसको कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको कर डालिए। 30 सेकेंड टाइम है आपके पास, निकालो भाई, जवाब निकालो। विच पेयर ऑफ स्पोर रिप्रेजेंट्स असेक्सुअल स्पोर्स? असेक्सुअल स्पोर कौन है भैया इनमें से, फटाफट बताइए। 4 नाम बताए हैं आज, जूस्पोर, कोनिडियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, उनमें से ढूंढ लो। कोनिडियोस्पोर और ऊस्पोर, ऊस्पोर जो है ये आपका ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर थे, हमें असेक्सुअल स्पोर बताने हैं। बेसिडियोस्पोर जो है अगेन आपका सेक्सुअल स्पोर था। स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया दोनों असेक्सुअल थे। स्पोरेंजियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर, यानी अगर आपको याद नहीं भी थे, आप अगर बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर और ऊस्पोर को एलिमिनेट कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। मिस्टर चूरा बच्चन, आपका आंसर निकल करके आ जाता। यस, ये आपने सीखा, ये आपने जाना। मिस्टर 6 का जो आंसर है ये है सी। ऑलराइट, आओ मेरे भाई। ओहो ओहो हो, इश्क तेरा तड़पावे हो गया भाई। ये तो 20 इतने लोगों ने कैसे मार किया है। जूस्पोर और बेसिडियोस्पोर, मेरे भाई बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनते हैं एस सेक्सुअल स्पोर, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनते हैं। ऊस्पोर जो है ये मैं आपको कल बताऊंगा फाइकोमाइसिटीज के अंदर। तो ये 3 ही तो नाम बताए थे सेक्सुअल में, अगर असेक्सुअल नहीं पता तो तीनों ये एलिमिनेट कर देते तो भी आंसर निकल जाता है ना। आ जाओ, 7वां जो है इसमें आपसे स्टेप्स पूछ लिए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन फंगस। सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब है, पूछा जाता है पेपर में। इनमें से कौन सी आपकी कंडीशन है जो कि करेक्ट है, ये फटाफट मार्क कर दो मेरे भाई। कौन सा सीक्वेंस है विच इज करेक्ट? सबसे पहले 2 जो आपके हाइफे हैं, कंपेटिबल हाइफे, मोटाइल या नॉन मोटाइल जो आपके गैमीट्स हैं, ये पास पास आएंगे। उसके बाद मेरे भाई प्लाज्मोगैमी होगी। माइटोसिस हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये बात गलत हो जाएगी। प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी, फिर माइटोसिस हम लोगों ने नहीं पढ़ा, मियोसिस पढ़ा है डिप्लॉयड सेल में। प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद मियोसिस नहीं होती, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, दिस बिकम्स योर राइट आंसर। कई बच्चे माइटोसिस में फंसेंगे ऑप्शन बी में, मुझे लग रहा है काफी स्टूडेंट्स गलत करेंगे क्योंकि माइटोसिस मियोसिस जो है एक जैसे हैं। अब आपको जल्दी मार्क करने का शौक है तो यहां पर जो है कबाड़ा हो जाएगा। केले का छिलका रखा है, कई लोगों के पैर फिसल जाएंगे। भूरा बच्चन आपका फेवरेट है ही, तो मिस्टर बी आप मार्क कर दोगे डी की जगह। लगभग 76%, देखो 17% सबसे ज्यादा वहीं फिसले हो, क्योंकि प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस सीधा दिमाग में छपा हुआ है। अब मियोसिस की स्पेलिंग तो देख लो मेरे भाई, वो माइटोसिस है ना कि मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, दिस इज योर राइट आंसर। आ जाओ मेरे भाई। प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ, प्लाज्मोगैमी किस चीज का फ्यूजन है? 2 हैप्लॉइड सेल इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई। आराम से पढ़ना, क्या न्यूक्लियाई भी फ्यूज कर रहे हैं? जब 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज कर जाए, न्यूक्लियाई भी फ्यूज कर जाए, भाई न्यूक्लियाई का फ्यूजन तो कैरियोगैमी है, हम प्लाज्मोगैमी पूछा हुआ है। 2 हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, हाँ 2 हैप्लॉइड सेल जो है उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया है विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। स्पर्म एंड एग ये शब्द हमने आज पढ़े ही नहीं। स्पर्म एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई ये शब्द हमने आज पढ़े ही नहीं। ये 12th में आते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जब हम बात कर रहे होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। मेरे दोस्त अभी के लिए आपको बस ये बताना था कि प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, नॉट न्यूक्लियाई। तो यहां न्यूक्लियस फ्यूज होने की बात हो रही है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में कहा गया कि न्यूक्लियर फ्यूज नहीं हो रहे हैं, एंड दैट बिकम्स योर राइट आंसर। तो उत्तर अब यहां पर मिस्टर बी, मिस्टर भूरा आ जाता है। अच्छा सवाल था, हो सकता है आपको नीट के पेपर में ऐसा सवाल मिलता जुलता सा देखने को मिल जाए। लगभग 85% यार, कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन। अच्छा आ जाओ मेरे भाई, डाइकैरियन कब बनता है, यानी 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपको फंगस में कब देखने को मिलते हैं? व्हेन इज डाइकैरियन सीन? डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, है ना, आराम से देखिए। मियोसिस इज अरेस्टेड जब मियोसिस ना हो। भाई मियोसिस से पहले ही डाइकैरियन बन गया था, जब प्लाज्मोगैमी हुई तो डाइकैरियन बन गए थे कैरियोगैमी से पहले, तो मियोसिस तो बहुत बाद की बात है। द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। जो आपके फंगस के हाइफे हैं, इनके न्यूक्लियाई एकदम से फ्यूज ना करें, अलग अलग बैठे रहे, तो आपको दोनों न्यूक्लियस अलग देखने को मिलेंगे। इसे ही डाइकैरियन यानी 2 न्यूक्लिएटेड वाली स्टेज कहा। साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, फर्क ही नहीं पड़ता। साइटोप्लाज्म तो आपका कैरियोगैमी से पहले फ्यूज होगा ना, साइटोप्लाज्म अगर फ्यूज नहीं हुआ है तो इसे फेलियर ऑफ प्लाज्मोगैमी कहेंगे, ना कि कैरियोगैमी।
न्यूक्लियस आर फ्यूज, न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो गए तो डाइकैरियन कैसे बनेगा? आपसे पूछा डाइकैरियन बनता कैसे है। अगर न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो दो अलग अलग न्यूक्लियस थोड़ी देखने को मिलेंगे, फ्यूज होकर एक ही होगा, डाइकैरियन तो बन ही नहीं पाया। तो आंसर क्या हो गया मिस्टर बी हो गया, मिस्टर भूरा हो गया। ये आपका आंसर हो जाता है 77%। अमेजिंग भाई, मजा ही आ गया, वेल डन, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। आइए दोस्त, लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। रेहान, गोलगप्पा सिंह, मुनाजर, मंजूर, फरहान, कुशाल, निखिल, धैर्य, डॉक्टर पीयूष, राशि एंड सौरभ आर इन टॉप रैंक्स। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग जो है घर को पहुंचने के लिए यहां से निकलेंगे। अब हम इस लेक्चर को विराम देंगे। आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि रियल टेस्ट सीरीज जो है ये लाइव हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है फॉर अर्जुना बैच स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको जैसे एनटीए पेपर कंडक्ट कराता है सेम उसी प्रकार के पेपर देखने को मिलते हैं। यानी जैसे एनटीए के सेंटर्स पे टेस्ट हो रहे होते हैं वैसे ही रियल एग्जाम सेंटर पे आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको यहां पर 11th क्लास के टोटल 17 टेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से 10 ऑनलाइन होंगे, आप घर पे बैठ करके अटेम्प्ट कर सकते हैं जहां आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, एंड 7 जो है ये आपके ऑफलाइन होंगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 250 से भी ज्यादा शहरों में ये टेस्ट जो है अवेलेबल है। ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलेगी, पेपर का डिस्कशन होगा, एंड एकदम रियल एग्जाम सेंटर पे जाके आपका एडमिट कार्ड भी सेम आएगा। आप उस प्रेशर को ऑलरेडी कोप अप कर चुके होंगे, आप एक एग्जाम दे चुके होंगे। ये हमारे डिस्कशन है, ठीक है। जैसे ही आप क्यूआर को स्कैन करेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आ जाओ। आयुध भाई से आज बात हुई थी, ही इज डूइंग फाइन। कल सुबह उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो शायद आपको बहुत जल्दी जो है बैच में दिखाई देंगे। अब देखिए, मुझे कल का आइडिया नहीं है कि कल किन किन की क्लास है, आई एम नॉट वेरी अवेयर। मैं एक बार टीम से बात करूंगा, अगर कल पहले से किन्हीं टीचर्स की क्लास लगी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगी होगी तो आई विल टेक द क्लास। अगर लगी होगी तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, 8 बजे के बाद मैं क्लास नहीं ले सकता क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए इतना लॉन्ग रन में पढ़ाई करना। तो या तो हम संडे को क्लास ले लेंगे या फिर अगले वीक जो है अपनी क्लास कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 8 तारीख को हम लोग अपनी यूजुअल क्लास ले लेंगे। 9 को रक्षाबंधन है, तो मैं जो वायरस वाली वीडियो मैंने बना रखी है वो मैं डाल दूंगा, तो आप जो है नेक्स्ट वीक भी देख सकते हैं। कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं संडे को क्लास लेके इस चैप्टर को रैप अप कर दूं, और अगले हफ्ते जो है हम लोग बेसिकली प्लांट किंगडम को स्टार्ट कर रहे हूं। क्योंकि प्लांट किंगडम एक बार अगर स्टार्ट कर दिया तो 3 हफ्ते में अगर उसको हम खत्म कर लेंगे, छुट्टियों के साथ साथ भी देख करके थोड़ा बहुत, तो अल्टीमेटली हम लोग एक अच्छे ट्रैक पर होंगे। 50% सिलेबस हमारा खत्म हो चुका होगा प्लांट किंगडम पूरा करते हैं। सेल हो चुका है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो चुका है, लिविंग वर्ल्ड हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कर देंगे, प्लांट किंगडम खत्म कर देंगे, तो वी विल हैव सम लोड जो कि खत्म हो चुका होगा। 50% सिलेबस हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी हमें पढ़नी है, उसके बाद के जो 3 चैप्टर्स है प्लांट फिजियोलॉजी, वो आपके लिए काफी आसान होंगे। सो अल्टीमेटली हम लोग अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए बस आपाधापी कर रहे हैं। आज कई दिनों के बाद इस गरीब को आपकी अच्छी क्लास लेने का मौका मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस क्लास वेंट वेरी गुड। और बिल्कुल भी कोई ग्लिच नहीं आया, ना कोई माइक का ग्लिच था, ना कोई वीडियो ग्लिच था, ना कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। हालांकि मैंने अपनी माइक वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट कर दी है, मैंने एक माइक ऑर्डर कर लिया है, तो होपफुली आई विल बी रिसीविंग दैट माइक टुमारो। सो अगली क्लास जब भी हम लेंगे तो एक अच्छे माइक पे, एक नई माइक पे अपनी क्लास ले रहे होंगे। वो माइक शायद मेरे पास कल परसों तक पहुंच जाएगा। सो आई गेस कि हमारी क्लासेस में अब कोई बाधा ना आए, क्योंकि जब भी यार क्लास खराब हो जाती है ना, आई लव यू अलॉट एंड आई ऑलवेज मिस कि यार मेरी क्लास कब होगी इस बैच के अंदर, है ना। आपसे एक लगाव हो गया है, एंड आई गेस दिस इज अ 2-वे थिंग। आप लोगों को भी जो है मेरा ये चेहरा देखने का मन करता ही होगा कि हफ्ते में 2 दिन जो है हुस्ने दीदार हो जाए गुरुजी का, एंड मुझे भी आपके जो चैट है, ये जो कमेंट है, देखने का बहुत मन करता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल बैचेस फॉर मी। सो अब पिछले हफ्ते की जो 2 क्लासेस थी, एक बीच में मेरे घर पे कैंसिल हो गई, एंड अल्टीमेटली एक जो था वहां पे नंबर लीक वाला जो कांड हुआ था, उस वजह से हमारे नोट सेव नहीं हो पाए। तो मैं खुद संतुष्ट नहीं था कि यार मतलब आई हैव गिवन माई बेस्ट, बट फिर भी वो बेस्ट आप तक नहीं पहुंच पाया। इट नीड टू बी ट्रांसलेटेड। मैं अपना 100% दे रहा हूं, लेकिन वो 100% आप तक पहुंचे भी तो। अगर किसी कारणवश, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप तक मैं 90 ही पहुंचा पा रहा हूं, 80 ही पहुंचा पा रहा हूं, देन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूं, मैं थोड़ा सा परफेक्शन के पीछे भागता हूं। और कल फिर माइक के चक्कर में थोड़ी बहुत ये जो दिक्कतें आई, आई वांटेड कि एक क्लास में इस हफ्ते एटलीस्ट एक क्लास बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे तरीके से, बिना किसी गड़बड़ के ले लूं। एंड बिल्कुल बाबू राव की तरह आज हमने रिस्क नहीं लिया। आज हम स्टूडियो में पहुंचे, एंड थोड़ा सा एम्बियंस का फर्क रहता है ना। यहां पर भी थोड़ा देखना पड़ता है, नया पेन मिलता है, नया बोर्ड मिलता है, चीजें राइटिंग जो है ऊपर नीचे हो जाती है, बट द क्लास गॉट कंप्लीटेड। एंड बस मेरी यही ख्वाहिश थी इस हफ्ते के लिए। आई एम मोर देन हैप्पी।
आई एम मोर देन डन बिकॉज आई गॉट अ कंप्लीट फुल क्लास इन योर बैच. सो बस मैं यही चाह रहा था कि किस तरीके से ये क्लास कंप्लीट हो जाए जिससे कि वो जो मलाल है वो मिट सके. अगला जो सेशन है फंगस, इस तरीके से ना किसी ने पढ़ाया है अभी तक, और मुश्किल से आपको 2, 3, 4 बातें याद करनी पड़ेंगी पूरे लेक्चर में. एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस विल बिकम सीमलेसली एफर्टलेस. एकदम मतलब आप दीवाने हो जाओगे कि भाई क्या कर दिया है. सिर्फ नामों को तोड़ तोड़ के, नामों के अंदर घुस घुस के, सरसों के तेल की पीपी जो है साइड में रखना मेरे भाई, सिर्फ नामों के अंदर घुस घुस के आपको पूरा क्लासिफिकेशन इतना डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा कि आप पागल हो जाओगे. सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास. उसके बाद वायरस, वायरॉइड, प्रायन, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आपको मैं दे दूंगा. पिछले हफ्ते जैसा मैंने बताया था मैंने रिकॉर्ड कर ली थी. प्लांट किंगडम के ऊपर हमला करते हैं. अगर क्लास मिल जाती है इस वीक वेल एंड गुड, अदरवाइज आई टेक एन एक्स्ट्रा क्लास. ऑलराइट, चलो यार अभी घर निकलना है तो अभी भागते हैं. कल आई प्रॉमिस, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, आई प्रॉमिस दैट आई टेक ऑल ऑफ योर डाउट्स बिकॉज अभी किंगडम फंजाई की पूरी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई है. सो हम फंगस अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड देन आपके सारे के सारे डाउट्स ले लेंगे. तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आइए, इनको हम रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे एंड देन आई टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन एंड देन वी विल टेक योर डाउट्स एंड उसके बाद ये चैप्टर स्वाहा हो जाएगा. ऑलराइट, कोई भी डाउट है इकट्ठा कर लो, रीसेंट डाउट्स में नेक्स्ट लेक्चर में पोस्ट कर दीजिएगा, सारे डाउट्स का निवारण होगा. दैट इज योर ब्रदर्स प्रॉमिस. अभी निकलते हैं क्योंकि घर भी थोड़ा दूर है, जाने में थोड़ा वक्त लगेगा. सुबह से रोटी पानी का कोई जुगाड़ हो नहीं पाया है तो माँ के हाथ का बना गर्मा गर्म या ठंडा ठंडा खाना खाऊंगा, है ना. वैसे तो मम्मी ने बनाया नहीं होगा बिकॉज खुद उन्होंने खा लिया होगा, लेकिन मैं घर जाऊंगा थोड़ा लेट तो ऑब्वियसली मेरे लिए गर्मा गर्म कुछ मम्मी बना ही देगी. मम्मियों की हैबिट होती है, ये एक हैबिट है ना. तो आई एम हंग्री, आई नीड टू रीच टू माई होम, आई नीड टू रश बैक so that I can have some food, I can get back to the work. I am also planning a lot of things, I am working on different projects, so मेरे को उन पे भी काम करना है. तो रात जो है वो आपके लिए जगराता किया जाएगा, आज अच्छी मेहनत करी जाएगी. ऑल राइट, चलो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार, मैनी मैनी थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव. आई विल कैच अप विद यू इन द नेक्स्ट सेशन. अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए. जब भी क्लास हो, संडे को हो जाएगी होपफुली, नहीं होती है तो नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, लेकिन वी हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा क्लास क्योंकि अगले हफ्ते भी हमारी एक ही क्लास है. फ्राइडे को, सैटरडे की छुट्टी है तो अब हमारी क्लासेस फ्राइडे सैटरडे चलेंगी. तो फ्राइडे को एक क्लास ले लेंगे, सैटरडे को रिकॉर्डिंग, या इस बार हम लोग क्या कर लेंगे, संडे को क्लास ले लेंगे एंड अगले वीक रिकॉर्डिंग डाल देंगे, जैसा आप बोलो. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया, बाय.